चीफ जस्टिस ने कहा किसी वकील को, तो ये धरने प्रदर्शन और इसका जो मोटिव है वो किस ओर होना चाहिए? ये बिल्कुल ही निहायत नॉनसेंस थॉट था। लोकतंत्र है, इसका मतलब आप नंगा नाच करोगे? छात्राओं के साथ, लड़कियों के साथ पुलिस वालों ने किस तरह से अभद्रता से व्यवहार किया, किस तरह से उनके प्राइवेट पार्ट्स पे डंडे मारे गए। आपने अपनी क्रिएटिविटी, समझ, इंटेलिजेंस, सबका परिचय एकमात्र अपनी पार्टी जो बनाई उसी में दे दिया। ये मांग का तरीका है? ये भारत है। यहाँ पर अमेरिका और इंग्लैंड के जो स्लोगन्स होते हैं वो नहीं चलेंगे। और पूरा विपक्ष इस तरह की हरकतें कर रहा है। किसको प्रताड़ित कर रहा है? हिंदुओं को, हम लोगों को। क्यों भाई? हम हिंदू हैं, हमारे संत में हमारी आस्था है, तो हम गलत हैं? कांग्रेस पार्टी के खड़गे साहब, उन्होंने अब हाल ही में बयान दिया है मनुस्मृति को लेकर कि जिस राम राज्य की को लेकर आप दुहाई दे रहे हैं कि राम राज्य में ये था, राम राज्य में वो था, उसी राम राज्य में कहते हैं कि दलितों को शास्त्र सुनने का अधिकार नहीं था। देखिए, आपकी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि जब भी किसी उसको तोड़ देते हैं आप फ्लो को, आप कहने दिया कीजिए, नहीं तो कोई बातें पूरी व्यूअर्स हैं उन तक नहीं जा पाएगी। पीस है जो मेरे हृदय में है, किस दिन मेरा बस चले और मैं बख्तियारपुर के साथ साथ में कम से कम पूरे बिहार का, में जितने ऐसे इस्लामपुर और जितने बिहार शरीफ और ये वो जितने जगह हैं, एक चीज ये भी होनी चाहिए कि आप जिस बिहार से आते हैं और जिस बोध गया से आते हैं और जहाँ पे बुद्ध को इतना माना जाता है, वो बुद्ध चाइना में खूब माने जाते हैं, जापान में खूब माने पूजे जाते हैं, तो उस बुद्ध का बिहार में और भारत में इतना वर्चस्व क्यों नहीं? कहीं भी किसी की आंख में मैंने बिहारियों के लिए सम्मान नहीं दिया। चाहे जब हमने बिहार मांगे रोजगार करा था तो मैंने एक एक शब्द जो ऐसे कहे, एक शब्द ऐसे मेरे नहीं थे जो मेरी आत्मा से नहीं निकले थे। आज भी वो सारे मुद्दे, सारे शब्द, सारी बातें हर रोज मुझसे कहती है कि मुझे स्थान दो। बिहार ने बहुत कुछ देखा है, बिहार के लोगों ने बहुत कुछ सहा है, बहुत पलायन का दर्द झेला है, जहां भी गए प्रताड़ित हुए। अब बिहार को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और खास एपिसोड में। और इस एपिसोड में हमारे मेहमान भी बहुत खास हैं, जो बिहार की धरती से आए हैं और उस धरती से आए हैं जहां पे महात्मा बुद्ध ने तपस्या की थी। जी हाँ, गया बिहार से हमारे बीच हैं आज रंजय सिंह। रंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम सबको। तो रंजय जी, क्या हाल है बिहार के? आजकल आपका बिहार बड़ा चर्चाओं में है, सुना है वहां तो सीजेपी के छात्रों पे पुलिस ने AK-47 तक चला दी। क्या कहेंगे आप? चर्चा बिहार ही नहीं है, पूरे देश में चर्चा है। और एक नाम आपने बोला, क्या उसका फुल फॉर्म क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी। मतलब ये आज की हमारी जो जेनजी है, जो युवा जनरेशन है, उसके द्वारा निर्मित एक इंस्टाग्राम पे बनाई गई एक पार्टी है, कॉकरोच जनता पार्टी। क्यों? हाल ही में, आप भी जानते हैं, हाल ही में हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने अपने किसी बयान में कह दिया था कि हमारे देश में बेरोजगार युवा जो हैं वो कॉकरोच की तरह घूमते हैं इस देश में। वहीं से हमारे के एक नौजवान साथी हैं अभिजीत दीप के, तो उन्होंने इस जुमले को उठा लिया, इंस्टाग्राम पे रातों रात एक पार्टी बना दी, कॉकरोच जनता पार्टी, और एक ही रात में लाखों में उसके फॉलोअर्स हो गए। और वहां से शिक्षा से जुड़े तमाम मुद्दे उठने लगे, पेपर लीक और बहुत कुछ। नहीं, तो यही मैं कहना चाह रहा था कि सेंस बनता है क्या? चीफ जस्टिस ने कहा किसी वकील को, तो ये धरने प्रदर्शन और इसका जो मोटिव है वो किस ओर होना चाहिए था? मे बी कि जुडिशरी में रिफॉर्म की बात होती। अगर CJI ने कहा कि इस तरह की बात है तो किसके खिलाफ धरना होना चाहिए था? मोदी कौन 3 महीने 13 में इस फॉर्मेट में तो फिट नहीं था। वो एक कहावत है कि एक आदमी ने गाय पर लेख याद कर लिया और जब एग्जाम में गया तो वहां पर बाढ़ पर लेख आ गया। तो उसने क्या किया कि बाढ़ में बहुत तेज पानी बहा, पानी में गाय बह गई, गाय के 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, 1 पूंछ होता है, और वो फिर गाय पे लेख करने लग गया। कहा CJI ने, और धरना चल रहा है मोदी के खिलाफ, कॉकरोच जनता पार्टी बन गई मोदी के खिलाफ। सेंस है क्या? तो पहले ही पॉइंट पे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये बिल्कुल ही निहायत नॉनसेंस थॉट था। कुछ और बना के ले आते। आपने अपनी क्रिएटिविटी, समझ, इंटेलिजेंस, सबका परिचय एकमात्र अपनी पार्टी जो बनाई उसी में दे दिया।
जो कि कहीं से जस्टिफाइड नहीं है। अब आते हैं आप ही के उस बात पर कि क्या हो रहा है देश में। ठीक है, पेपर लीक हुआ नीट का, मान लिया, बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए मंत्री को, प्रधानमंत्री को, सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दूसरी राय है ही नहीं। और उसके खिलाफ धरने, प्रदर्शन, मांग सब कुछ होना चाहिए, जोर शोर से होना चाहिए। 140 करोड़ लोगों की मांग होनी चाहिए, मेरा भी समर्थन है। लेकिन ये मांग का तरीका है, लोकतंत्र है, इसका मतलब आप नंगा नाच करोगे। आपका छोटा बच्चा होगा, मेरा छोटा बच्चा है, वो जिस भाषा में जैन जी के नाम पर जो कह रहे हैं और उस भाषा में हमसे कोई मांग की जाएगी, क्या लगेगा आपको? क्या लगेगा कि मैंने जो औलाद पैदा की, जिसके लिए सपने देखे कि ये भारत को गौरवान्वित करेगा, वो सड़कों पर खुलेआम गालियां बक रहा है। ये भारत है, यहां पर अमेरिका और इंग्लैंड के जो स्लोगन्स होते हैं वो नहीं चलेंगे। ये संस्कारों का देश है, ये वो देश है जहां पर कि दशरथ की एकमात्र इच्छा, जो उन्होंने सामने भी जाहिर नहीं करी, वचन दिया था अपनी पत्नी को, और पत्नी ने मांग लिया बच्चे का 14 वर्ष का वनवास, जिनका कि अभी राज्याभिषेक होना था। आज राज्याभिषेक कल होना है, और आज उन्होंने, उनकी पत्नी ने मांग लिया कि नहीं, राम को वन भेज दो। दशरथ कह नहीं पाए राम को कि राम वन चले जाओ। जब उनको पता चला, पिता का मन रखने के लिए, उनकी प्रतिज्ञा रखने के लिए, उनका वचन रखने के लिए, वह आदमी वन पर चला जाता 14 वर्ष के लिए। उस देश का बालक, बालिकाएं जो मर्यादा में रहती हैं, वो ऐसे, ये भाषा, ये सीखा तुमने, और इसके आधार पर तुम कहते हो कि तुम जैन जी हो। कोई भी जनरेशन हो, उसमें अच्छा प्रोडक्ट और वेस्ट होता है। तो जो वहां पर भी थे, वो सीजेपी को जो कह रहे हैं, उसके धरना प्रदर्शन में 90% या 95% वेस्टेज थे। 5% स्टूडेंट्स थे जो कि बहकावे में चले गए थे कि नीट को लेके कंसर्न थे। चलिए, आपने लोकतंत्र की बात की और आपने संस्कारों की बात की। हो सकता है जैन जी ने गलती की होगी, उनकी भाषा अभद्र रही होगी, लेकिन नहीं, मैं लोकतंत्र का हिस्सा पुलिस वाले, एक सेकेंड, पुलिस वाले जब भी जैन जी कहा जाए तो इसके 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाए। मुझे इस बात से बिल्कुल ऐतराज है कि सबको जैन जी नहीं कह सकते। जैन जी गुड एंड जैन जी वेस्ट। ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन जब संस्कारों की बात की जाती है तो क्या संस्कार सिर्फ छात्रों पे लागू होते हैं? संस्कार पुलिस पे भी तो लागू होते हैं। अरे बिल्कुल होता है। विजुअल्स में दिखाया गया है कि छात्राओं के साथ, लड़कियों के साथ पुलिस वालों ने किस तरह से अभद्रता से व्यवहार किया है, किस तरह से उनके प्राइवेट पार्ट्स पे डंडे मारे गए। हाँ, तो क्या ये दोनों तरफ लागू नहीं होना चाहिए? हाँ, मैंने भी देखा, जो सीआरपीएफ और बाकी जवान खड़े थे, उसको कैसे उकसा रहे थे। नहीं, उकसा रहे थे, लेकिन कैसे उकसा रहे थे वो मैंने देखा अच्छे से। आपने भी वो वीडियोस देखे होंगे कि इस तरह से बूथ की तरह खड़े हो, इस तरह से अगर बॉर्डर पर अगर होते, तुम थोड़ा दिमाग चला लिया होता तो मारे नहीं जा रहे होते। अगर और वर्दा एफ वाला जो कहते हुए लड़कियां कह रही है कि लोग कहते हैं अगर किसी ने मुझे ये गोली दी संस्कारों वाली कि ये जो आर्मी फोर्सेस है और ये है वो देश के लिए हैं, तो मैं नहीं सुनूंगी, ये सिर्फ सरकारों के लिए होता। सच है क्या? यही सच है क्या? अगर संस्कार की बात करें हम फिर से, चलिए पुलिस की बात पे आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए तो उन्होंने ऐसा किया, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कर सकते कि किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट पे वो डंडा मार रहे हैं। ऐसा नहीं, कोई प्राइवेट पार्ट पे कहीं डंडा नहीं मारा गया। विजुअल्स है सर, विजुअल्स है। एक पुलिस वाला लड़की के प्राइवेट पार्ट पे डंडा मार रहा है, दूसरा पुलिस वाला हंस रहा है। विजुअल्स है, पूरे मीडिया में दिखाई जा रहे हैं। तो आप किस तरह से इनकार कर सकते हो विजुअल्स से? मैंने वो वीडियो तो नहीं देखे हैं, लेकिन मैं मान लेता हूं कि उसके प्राइवेट पार्ट्स पे लगा। लेकिन जब जिस तरह की उनकी हरकतें थी, हो सकता है कोई डंडा लग गया हो, पर्पसली किसी ने नहीं मारा होगा। चलिए, हम आपकी बात से सहमत हैं। और दूसरा, जब आप संस्कार की बात कर रहे हैं, आपने राजा दशरथ की बात कही कि राजा दशरथ ने कहा कि वनवास जाना है और बेटा चला गया। लेकिन आज की जो जनरेशन है, चलिए हम गुड और बैड छोड़ देते हैं, हम जैन जी शब्द को भी छोड़ देते हैं। आज की जो जनरेशन है, वो जनरेशन अगर अपने पिता की आज्ञा मानने से पहले भी अगर सवाल करती है, अगर क्वेश्चन करती है, तो कहाँ गलत है? अगर उनके पिता
किसी की माँ के बहकावे में आके कहते हैं कि बेटा 14 साल के लिए वनवास चले जाओ, और बेटा कहता है ठीक है पापा चला जाऊं, लेकिन आज की जनरेशन कहते हैं कि नहीं, क्यों चला जाऊं, वाई? ये सवाल करती है तो कहाँ गलत है? नहीं, अच्छे से अगर तरीके से संस्कारों के साथ में सवाल करे कोई गलत नहीं है। यही सवाल लक्ष्मण ने भी करे थे। लक्ष्मण ने भी कहा था कि अरे भैया आप चिंता ना करो, हम अकेले पूरे अयोध्या को जीत लेंगे, ध्वस्त कर देंगे। ये राजा दशरथ की सेना जो है ना, मेरे सामने कोई टिकेगी नहीं। राम ने 2 लगाया कान के नीचे, पिता है हमारे, पिता है हमारे, पिता से युद्ध नहीं होता। ये आज नया प्रसंग नहीं है, बहुत उसी वक्त उसी प्रसंग में है ये कि लक्ष्मण ने कहा कि हमारे वानों के सामने एक अयोध्या की सेना नहीं टिकेगी। तो आप मानते हैं कि राम राज्य बहुत अच्छा था और सब कुछ संस्कार उनके साथ होता था? वो वही आदर्श है जिसकी ओर अगर भारत जाए तो मंगलमय हो सकता है। देखिए, अभी आप भी जानते हैं कि संसद का सत्र चल रहा है। हाँ। और इसी सत्र के दौरान जो एक देश की बड़ी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, तो कांग्रेस पार्टी के खड़गे साहब बड़े नेता हैं, जाने माने नेता है ना, उन्होंने अब हाल ही में बयान दिया है मनुस्मृति को लेके कि जिस राम राज्य की को लेकर आप दुहाई दे रहे हैं कि राम राज्य में ये था, राम राज्य में वो था, उसी राम राज्य में कहते हैं कि दलितों को शास्त्र सुनने का अधिकार नहीं था, और यदि कोई शास्त्र सुन ले तो कहते हैं कि उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा देते थे। ऐसा मनुस्मृति में कहा गया। और उन्होंने शंभू ऋषि का उदाहरण भी दिया कि शंभू ऋषि के कानों में पिघला हुआ शीशा डलवाया गया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संसद सत्र के दौरान चली हुई कार्रवाई के दौरान खड़गे साहब ने कहा है। तो क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि संस्कार की बात करें, तो क्या राम राज्य में सब कुछ संस्कारशील था? नहीं, संस्कारशील तो नहीं था सब कुछ, लेकिन उनका प्रयास था कि संस्कारशील। राम ने अपने ऊपर आदर्श लागू किए कि नहीं, चीजें सबसे पहले शुरू राजा से शुरू होनी चाहिए। अगर कोई संस्कार की, कोई रूल्स ओबे करने की बात हो तो सबसे पहले राजा करे, वहां से शुरू। मतलब उन्होंने करा, अपने ऊपर लागू करे सारे वचन। राम तोड़ सकते थे वचन, लेकिन उन्होंने खुद पर लागू किया। तो लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सब कुछ संस्कारमय था, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। उसी वक्त दुष्ट राक्षस भी हुआ करते थे, तो ऐसा नहीं कि पूरा जो वातावरण था संस्कारमय था। दोनों ही तरह के लोग थे। अब शुरू से शुरू करते हैं, जैसे आपने खड़गे साहब का जिक्र किया जी। खड़गे साहब ने मनुस्मृति पर टिप्पणी किया, क्या उनकी शिक्षा रही होगी? संस्कृत का ज्ञान उनको रहा होगा? उन्होंने पढ़ी होगी तभी उसमें से वो, नहीं वही मैं कह रहा हूँ कि उस अध्याय का जिक्र किया उनकी शिक्षा ला दीजिए उनकी, कि अगर उनको जो व्याकरण है उनकी अगर उनको समझ है। और ये पता है, दलित शब्द बहुत बाद में जोड़ा गया है, अभी जोड़ा गया है। दलित जैसा कुछ था ही नहीं उस वक्त। लेकिन हमारे देश में एक कम्युनिटी ऐसी तो रही है ना हमेशा से, जिससे गांव के बाहर रखा जाता था, जिसको छुआछूत के साथ, जिसमें व्यवहार वैसा किया जाता था। ये तो आप भी जानते हैं कि जब देश का संविधान लागू नहीं, अभी इतनी जल्दी क्या है? किसी को वो सब चीजें अधिकार मिले, इतनी जल्दी क्या है? इतनी जल्दी क्या है? आपने तो कह दिया कि शंभू ऋषि का और इसका बात बता दिया आपने। जल्दी में न रहिए। राम किस लिए जाने जाते हैं? वो अयोध्या में रहने के लिए कि वनगमन के लिए? राम कब बने? राम बने जब वन गए जी। वन न जाते तो राम नहीं बनते। ठीक बात है। ठीक है। तो उनका पूरा वनवास जो है किनके बीच में रहा? बाली, सुग्रीव, हनुमान, जितने भी वनवासी थे उनके बीच में कौन थे? वो केवट जो नाव पार कर रहा था, वो बनारस के राजा के राजकुमार थे जो नाव चला रहे थे, जो राम को पार करवाया जिन्होंने, और जिनके बीच में प्रसंग है। आपको मालूम है, जब राम लौट कर आए वनवास के बाद से, रावण को हराने के बाद, तो जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था तो उनका एक मित्र था जिसे बुलाया गया, और वो केवट थे। अच्छा, वो केवट थे। केवट जो आपकी क्राइटेरिया है दलित वाली या शोषित वंचित, जो कि उस वक्त नहीं हुआ करता था। एक धोबी के कहने पे राम अपनी पत्नी का त्याग किया था, वो लोग ही कहते हैं, मैं नहीं कहता। ठीक है। तो जब धोबी की इतनी सुनी जाती थी कि कोई अगर धोबी भी उठा दे उंगली, और उसी राज में आप कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं, तो आपके कहने शास्त्र सुनने का अधिकार नहीं। तो आपके कहने का मतलब ये कि शंभू ऋषि का जो ये उन्होंने बताया है कि भाई इस तरह का कोई घटनाक्रम हुआ था, ये गलत है, आप ऐसा कह रहे हैं?
आप देख लीजिए ना, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक तरफ रंजय जो है आपके सामने बैठा हुआ है, अगर कमजोर वर्ग से आता है, आप गले लगा के कॉफी पिला रहे हो, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि रंजय को तो पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। तो आप मानते हैं कि इस देश में दलित जैसा कभी कहीं नहीं रहा और आज भी नहीं है, ऐसा मान रहे हैं आप? दलित जैसा कोई कुछ होता ही नहीं है। तो कैसा होता है? कमजोर मजबूत होता है। कमजोर ठीक है। मजबूत होता है। हाँ, मजबूत चलिए, होता हम है। इस बात पे आज हम भी कमजोर मान लेते हैं। आप जिस प्रसंग में कह रहे हैं, मैं तो चाहता हूं कि मैं अंबानी के साथ में बैठूं और उनके साथ रोज खाना खाऊं। अगर वो मुझे खाना खाने नहीं दिया तो फिर वो मुझे दलित समझ रहा है। हम विषय से अलग जा रहे हैं। नहीं, चलिए, हम विषय उसी वही है। विषय पे आते हैं। ताकतवर और कमजोर, पैसे वाला और कम पैसे वाला, तो दोनों के बीच में भेद तो होगा। देखिए, जिनके पास शिक्षा नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास अधिकार नहीं है, जो स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते, जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, जिनके बारे में आप ही के बिहार के एक नेता ये कहते हैं कि भाई अगर इस जाति के लोग चूहे खा के जिंदा रहते हैं तो कहाँ गलत है? बिहार में एक मुसहर नाम की जाति पाई जाती है, जिनके बारे में बिहार के एक पूर्व सीएम ने कहा कि भाई अगर मुसहर जाति के लोग चूहे खा के जिंदा रहते तो कहाँ गलत है? तो जब इस देश में एक आदमी ताज में बैठ के कॉफी पीता है और एक आदमी जो ताज के सपने तक नहीं ले सकता, जो ये सोच भी नहीं सकता कि बच्चे को तन वो कपड़े से ढक सके, तो उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? आप उनको कमजोर कहेंगे? आप उनको दलित कहेंगे? माइनॉरिटी कहेंगे? कहाँ लेकर आएंगे आप उनको? क्या कहेंगे? आप जीतन राम मांझी की बात कर रहे हैं, मैं नाम ले लेता हूँ जी। वो कहते हैं कि मुसहर समाज के लोग चूहा खाते थे। ठीक है, वो भी उसी समाज से आते हैं, और उसी समाज से एक आते हैं दशरथ मांझी, उसी बिहार से, उसी हमारे गया जिला से ही हैं दशरथ मांझी जी। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी पत्नी एक खाना लेके आ रही थी और पहाड़ पार करना होता था, तो उसमें गिर गई और उनकी मृत्यु हो गई। बेसिकली रास्ता नहीं था जी। तो उस व्यक्ति ने अकेले ने पूरा पहाड़ काट के रास्ता बनाया, और आज पूरा बिहार उनको दशरथ बाबा कह के प्रणाम करता है। ठीक बात है। वही मांझी समाज, वही व्यक्ति, ठीक है। तो वो तो आपके अपने कर्तव्य हैं, और जो व्यक्ति मुझे भी कहना है इस बारे में कि ठीक है, कुछ समाज के लोग पिछड़े हुए हैं, उनकी स्थिति, माली स्थिति खराब है, उनका रहन सहन खराब है, जीवन स्तर बहुत निम्न है, और देखता हूं मैं रोज, बेसिकली मैं जहां रहता हूं उसके आगे ही वो बस्ती है, और दिन भर में 3 बार 4 बार मुझे उस बस्ती से गुजरना पड़ता है, और जब मैं उनका जीवन स्तर देखता हूं तो मुझे दुख होता है और कुप्त भी होता है कि क्या अभी भी हम ऐसी स्थिति में हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखता हूं तो जैसे ऐसा नहीं है कि उनका इनकम कम है, जितना शायद मैं कमाता हूं उनमें से कई लोग कमाते हैं, या हमारे यहाँ जो एवरेज लोग कमाते हैं उतना भी वो भी कमाते हैं। उनके पास वो बच्चों वाली बाइक है अच्छी वाली, लेकिन उनका जीवन स्तर बहुत निम्न है। उनके पास पैसे आते हैं तो वो चिप्स और ये वो बच्चों को खिलाते हैं, न्यूट्रिशियस फूड नहीं देते हैं, उनको सफाई से रहना नहीं सिखाते हैं। तो ये जितने भी सो कॉल्ड दलित, वंचित, शोषित लीडर हैं, मैं फिर वो जेनजी वाले वो शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन अंदर वही है, समझ लीजिएगा जी। उनको इतनी गैरत नहीं है कि अपनी सभा में ही खड़े होकर कहें कि अरे तुम लोग बढ़िया से रहा करो, नहाया धोया करो, अपने आसपास में साफ सफाई रखा करो, इसमें कितने पैसे लगते हैं, सरकारी फंड की जरूरत है क्या? वही समाज के लोग आपके यहाँ 400 रुपए में, 600 रुपए में साफ सफाई के लिए आ जाते हैं। अपने घर के आसपास साफ सफाई नहीं कर सकते, लेकिन मैंने देखा है कि औरतें जो बर्तन साफ करती हैं जी, एक हैंड पाइप होता है, हैंड पाइप के आसपास में ही औरतें बैठकर बर्तन साफ करती है। तो बर्तन साफ करते हुए वो नाली में से या उसके आसपास में से मिट्टी लेके और उसमें पकड़ के और वो स्क्रैबर से वो करती है, जो कि पुआल वगैरह से होता है, स्क्रैबर भी नहीं होता है। क्या है, मुश्किल था ये सिखाना कि घर का जो चूल्हे का राख है उसको एक कटोरी में रखो, उसको पुआल से करो, साफ करो और उसको ले जाके फेंक दो या क्लीन रखो। कितना मुश्किल है, और इससे उनका जीवन स्तर कितना बदल जाएगा। कल्पना करिए, आज कहते हैं लोग कि छुआछूत है, आपने भी कहा एक शब्द में बीच में कि छुआछूत है। मैं कहता हूं क्यों छुआछूत ना हो? आप गंदे गिलास में अगर मुझे पानी दोगे मैं क्यों पीऊं? नहीं पीऊंगा। आप साफ सुथरा दो,
मैं पीऊंगा, आपके साथ में बैठूंगा। आपसे मैंने जाति पूछी, आपने मेरी जाति पूछी, साथ बैठे हैं, लेकिन आपको साफ सफाई का स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा, अच्छे से रहना होगा। और अगर कोई अपने आप को दलित, शोषित, वंचित का नेता कहता है तो उसकी पहली जिम्मेदारी है कि उसका जीवन स्तर ठीक करे, उसको जीना सिखाए। कम पैसों में अच्छे से जिया जा सकता है, और जिस दिन वो साफ सुथरा ढंग से रहना सीख लेंगे, जीना सीख लेंगे, उस दिन वो तरक्की भी कर जाएंगे। उनको कोई नहीं रोकने जा रहा। हम कोई चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं लिए थे, हमने भी वो दिन देखे हैं जब हमारे यहाँ खाने को नहीं हुआ करता था, लेकिन तब भी हम रोज नहाते थे, साफ सुथरा रहते थे, और तब से लेके आज तक यात्रा तय की है और आगे भी करेंगे। रंजन जी, आपकी बातों से थोड़ा थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा कि ये कहीं ना कहीं आप बीजेपी समर्थन की तरफ जा रहे हैं? और अगर जा रहे हैं तो ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं जिन रंजय सिंह को जानता हूं, वो एक समय में बिहार में ही युवाओं की बुलंद आवाज बने थे और उन्होंने कहा था इसी सरकार के विरुद्ध कि बिहार मांगे रोजगार। तो क्या आज रंजय सिंह बदल गए हैं? आज सरकार के सुर में ला रहे हैं? नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। रंजय सिंह सदैव से बिहार मांगे रोजगार का समर्थक था, आज भी है। आज भी मेरी आवाज वही है, बिहार मांगे रोजगार, और इस रोजगार की लड़ाई जारी है, तेज नहीं है अभी। तो तेज कब होगी? 2023 में देखते हैं, उस पर आते हैं जी। तेज होगी। अब बात रही कि बीजेपी की यात्रा की, उस वक्त जो नीतीश कुमार थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और ये मैंने आवाज बुलंद करी थी। देखिए, नीतीश कुमार ने काम अच्छे करे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं था। और जब मैं विरोध कर रहा था, उस वक्त भी मुझे इस बात का एहसास था कि इस व्यक्ति ने काम अच्छे करे हैं। दिक्कत है स्पीड की, किस स्पीड से आप कर रहे हैं। मैं आज 40+ हूं, नीतीश कुमार 20 साल ये मुख्यमंत्री रहे, ठीक बात है ना। उसमें उन्होंने जो काम किए वो 5 साल के काम थे, 7 साल के काम थे, उससे ज्यादा के काम नहीं थी। तो मेरा शिकायत ये था कि स्पीड उनकी बहुत कम है, स्पीड बढ़ानी चाहिए, रोजगार के अवसर लाने चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी चाहिए। ठीक है, जो उन्होंने नहीं किया उस और ध्यान नहीं दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, रोज ये बिजली लाए, सड़क लाई, लेकिन रोजगार के ऊपर काम नहीं किया। और जब मैं वहां पर गया तो मुझे एहसास हुआ कि वहां ठेकेदारी के अलावा कोई रोजगार नहीं है। जमीन का लोग काम करते हैं या ठेकेदारी का काम करते हैं, और ठेकेदारी बिना गुंडागर्दी के, बिना रंगदारी के नहीं होता। कहीं सड़क बनानी है, कहीं ये करना है, और वो मैं था नहीं, और मेरे जैसे तमाम लोग वो नहीं कर सकते थे। और कितने लोग ठेकेदारी करेंगे? सरकारी नौकरी सबको मिल नहीं सकती। तो भयंकर रूप से आज सुबह सुबह भी मुझे एक आदमी ने कहा कि आपके यहाँ के लोग जो हैं वो 300-400 रुपए में काम क्यों कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं? काम नहीं है वहां। अब बात रही कि कल आप विरोध कर रहे थे, आज समर्थन क्यों कर रहे हैं, या आज विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? समर्थन तो खैर कहाँ कर रहा हूं, लेकिन विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? तो विरोध आज इसलिए भी रुका हुआ है क्योंकि ये जो सरकार रही है, ये जो मुख्यमंत्री बीजेपी का पहली बार बहुत वर्षों के बाद आया है, वो अभी नया नवेला है। देख लेते हैं कितने पानी में है, क्या परफॉर्म करता है। तो नए नवेले नहीं। मुख्यमंत्री होने की जो सजा है वो जनता क्यों भुगते? 5 साल मुख्यमंत्री को सीखने में लगेंगे, तब तक जनता भुगतेगी। साहब, आज शादी हुई, कल बच्चा नहीं आएगा ना, तो 1 साल लगेगा। कम से कम 1 साल तो दोगे आप। तो साल भर तो होने को आ रहा है सरकार को, ये लंबा समय हो गया। कितने दिन से? मेरे ख्याल नहीं, से 6-8 महीने मेरी से ऊपर हो गया है सोच, इनको। अरे तो मतलब 9 महीने में तो बच्चा होता है। रोजगार लाने में, माहौल बनाने में टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखना तो चाहिए। आज भी आज लिए जा रहे हैं। बिहार से ट्रेनें भर भर के दिल्ली की तरफ आती हैं। भाई साहब, तो आज अगर काम शुरू होगा ना तो 10 साल के बाद ये रुकेगा ट्रेन में भर के आना, तुरंत नहीं हो जाएगा। आज का आज नूडल्स नहीं बनते हर जगह पे, समय सब चीजों में। हाँ, दिखना जरूर चाहिए कि क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो कुछ दिखने लगा? हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन चौधरी के आने से दिखने लगा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर वहां पे काम हो रहा है। कुछ जैसे गया में ही एक इंडस्ट्रियल एरिया चिन्हित की गई है, जिसमें कि मैं खुद जाकर वहां देख कर आया हूं। वहां पर ये प्लान है कि गवर्नमेंट ने जो है जमीन ऑक्युपाई किया है, कि ये चिन्हित किया है कि इस रेडियस में इंडस्ट्रीज लगेंगे। तो फिर जैसे जैसे लोगों को इनवाइट करेगी सरकार, और वो बाई करेंगे ज़मीन, और वो ऐसे ऐसे उनको देगा, तो शायद बात बढ़े। ये अभी तक का पिक्चर, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट सपोर्टिंग हिम कि ऐसा कर लेंगे वो,
नहीं करेंगे तो फिर बिहार मांगो रोजगार का नारा तो बुलंद होगा ही होगा। तो हम यानी तो इंतजार में बैठे हुए हैं कि भैया तुम्हारी चूक हुई और हम चढ़ जाएंगे छाती पर, कोई गुरेज नहीं है कहने में। तो फिर इस मोदी भक्त का क्या होगा? अभी तो आप मोदी के समर्थन में हैं, उसके बाद फिर आप उनके विरोध में उतर जाएंगे। और देखिए मोदी का जैसे ही अगर आप नाम लेते हैं ना, तो मोदी तो मेरे लिए मतलब मैं ही क्या ही कहूँ, वो तप, तपस्या, त्याग, समर्पण के बाद जो चेहरा बनता है वो शायद मोदी होता है। वो उसमें अगर मैं कहूँ कि देवत्व है, देवताओं का आशीर्वाद है, तो शायद मैं कम ही कहूँगा। उसको मैं कह दूं कि शिव का अवतार है तो भी शायद कम है। मैंने कल भी एक वीडियो देखा जिसमें रात में वो आदमी जो है वो 11 बजे वीडियो बना रहा है और कह रहा है, जैन जी की ही बात पर कह रहा है कि लोगों ने बहुत गंदा गाली दी, गंदी बात कही मेरी माताजी के लिए भी, कि उनकी स्वर्गीय माताजी के लिए भी। लेकिन मैं अपने युवा हैं, अपने लोग हैं, उनको माफ करना चाहता हूँ, उनको क्षमा करना चाहता हूँ। लेकिन रंजय जी, आपको ये नहीं लगता कि ये देवत्व देरी से जागता है? जब एक संयम, 20, 25, 30 दिन तक बैठे रहे बच्चे, उसके बाद उनका देवत्व जागता है। तो ये कुछ संयम रखिए जी। तो मैं उनको माफ करना चाहता हूँ। उन्होंने गलती की है, गाली दी है उनकी स्वर्गीय माता जी को भी, जो कि कहीं से उचित नहीं है, और देश में रोष है उनके बच्चों के खिलाफ, लेकिन मैं उनको माफ करना चाहता हूँ। मैं तो ये समझ नहीं पाता कि वह शिव के जैसा पूरा इतना बड़ा हलाहल सब कुछ विष अपने गले में कैसे धारण कर लेता है। वो सचमुच में महामानव है मेरी नजर में। तो अब आते हैं आपके 25 दिन या 30 दिन या 37 दिन वाली बात पे। मेरा और भी सवाल है। एकदम अब पूछिए। उनका देवत्व और उनकी महामानवता, जब अमेरिका हमारे ऊपर 200% टैरिफ लगाता है तब कहाँ चला जाता है? जब अमेरिका ये कहता है कि रूस से कुछ नहीं खरीदना है, तो तब वो महामानवता और वो देवत्व कहाँ चला जाता है? कुछ चीजें तो आपको भी माननी पड़ेंगी कि कई बार नहीं, आप समझते हैं दोनों चीजें अलग अलग है, वो दोनों पर आएंगे, आपके उस पर भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं मुझे। जहां तक 37 दिनों की बात है, आप एक बात मुझे बताइए, जो अभी कोर्स करेक्शन की बात आई कि नीट पेपर लीक के ऊपर जो बिल आया जी, कितने दिन में तैयार हुआ होगा आपके हिसाब से? आप बताएं, राजनीति से आप जुड़े हैं, आप बताइए ना, तो आप कितने दिनों में तैयार होगा? कोई बिल अगर देश के लिए आ रहा है तो कितने दिनों में तैयार होगा? थोड़ा समय तो लगता है। समय लगता है, मोर देन 1 मंथ एटलीस्ट, हाँ, मोर देन 2 मंथ एटलीस्ट, 3 मंथ्स होना है ना। कोई बिल बन रहा है, लेकिन कई बार एक सेकंड डोसा का बिल नहीं बना, आपने खाया उसका बिल नहीं बन रहा है। नहीं, डोसा का बिल मैं भी मानता हूँ, लेकिन जब देश में पेश किए जाने वाले बिल की बात होती है तो रातों रात भी बिल पास हो जाते हैं। सरकार समर्थन पास में और बनने में आपको अंतर समझ नहीं आ रहा है क्या? अंतर समझ में आता है। जब बनने की और पास करने की बात होती है तो इसी बीजेपी सरकार में रातों रात बिल बनते हैं और रातों रात पास भाई साहब, रातों रात बिल नहीं बनते हैं, रातों रात पास होते हैं। नहीं बने हैं, बने क्यों नहीं है? कैसे बने हैं? पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में क्या हुआ, एसआईआर में क्या हुआ, आप बताएं। बिल बने नहीं, एसआईआर जब कानून लागू किया उन्होंने, तो वो किस तरह से हुआ? अरे भाई साहब, आपको फर्क महसूस करना होगा दोनों में, अंतर करो आप हमें ये बिल है जो देश में कानून बनेगा। एक एक करके पकड़ते हैं। चलिए हम ये 36 दिन के धरने से शुरू करते हैं, यहां से शुरू कीजिए, बताइए। मैं कह रहा हूं कि बिल बनने में वक्त लगता है, ठीक है? तो आज अगर बिल बना तो इसकी तैयारी कब शुरू हुई होगी? आप बात को समझना नहीं चाह रहे हैं। हम आपकी बात को समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। बिल बनने में वक्त लगता है, लेकिन नहीं समझ रहे हैं। आश्वासन देने में तो वक्त नहीं लगता है। अरे भाई, आप समझिए पहले बात को, जहां मैं लेके जाना चाह रहा हूं। आश्वासन देने में तो अरे मैं कह रहा हूं वो सुनिए पहले, सुनाइए। मैं ये कह रहा हूं कि आज अगर बिल बन के आया हमारे सामने तो उसकी तैयारी 6 महीना पहले हुई रहेगी। 6 महीना से वो चल रहा होगा बिल बनना, है ना। जब से पेपर लीक हुआ हो सकता है उस वक्त ज्यादा तेज हुआ हो वो तैयारी की, नहीं जल्दी से कर लो, ठीक है। लेकिन एक आश्वासन तो दिया। अरे सुनिए तो सही, सुनिए तो सही। बच्चे लाठियां खा रहे हैं, बारिश में बैठे हैं, उनको टेंट लगाने तक की
परमिशन नहीं दी जाती, तो जब प्रधानमंत्री रात को 12 बजे सोशल मीडिया पे वीडियो जारी कर सकते हैं, तो क्या वो प्रधानमंत्री उन बच्चों के लिए एक आश्वासन का वीडियो जारी नहीं कर सकते? संयम रखिए ना, मैं आता हूँ। सब चीजें हो रही हैं, बिल बन रहा है, समय लग रहा है, संयम रखिए ना। चलिए, मैं संयमित हूँ, बोले आप। हाँ, 6 महीना लगा मान लीजिए बिल बनने में। बिल बना लिया उन्होंने, रेडी कर लिया। एक दीप के नाम का लड़का अमेरिका से आता है और कहता है कि मुझे तो एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ठीक है, और ये मुझे जेल में डाल देंगे, और सारी कहानी वो अपनी ब्लबरिंग करता है, और उसको एयरपोर्ट पर परमिशन मिल जाती है। उसको एयरपोर्ट पे परमिशन मिल जाती है कि भैया आप धरना प्रदर्शन करो, आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा है। 37 दिन तक इनका नंगा नाच चलता है। सारी सच्चाई सामने, देश के सामने आती है। दोनों तरह के लोग उजागर होते हैं, कौन जेनजी में जीनियस जेनजी है और कौन वेस्टेज है, वो सब के सामने आता है। फिर आता है ये प्रस्ताव रखा जाता है, सारे विपक्ष एकजुट हो जाते हैं मोदी के खिलाफ कि नहीं, ये सब जाके उस दीपके के मंच को यूज करते हैं, भाषण देते हैं, ठीक है। एक सेकंड, सिर्फ दीपके नहीं है, एक सेकंड, सोनम वांगचुक भी बैठे हैं, एक सेकंड, जो वो हड़ताल पे हैं, अनशन पे, बिल्कुल मान और पल प्रतिपल उस आदमी के प्राण जा रहे हैं। तो एक इंसान के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी तो बनती है ना। बिल्कुल बनती है। सभी मंच पर जाके इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, कठोर कानून होना चाहिए, कठोरता के साथ में उनको दंडित किया जाना चाहिए, रोका जाना चाहिए, सारी बातें सब कोई करते हैं, है ना। उसके बाद सरकार पहल करती है, सोनम वांगचुक का जो हड़ताल है वो तुड़वाती है। कब? 1 महीने के बाद। हाँ, जब वो 1 महीने तक आदमी भूख हड़ताल पे बैठ के मरणासन्न हो गया, उसके बाद सरकार की आंखें खुलती हैं कि भाई हाँ, इस आदमी की जान बचानी चाहिए, छात्रों की बातों पे विचार किया जाना चाहिए। क्या ये विचार विमर्श पहले दूसरे दिन से शुरू नहीं हो सकता? विचार सरकार अपना काम करती है, विचार कर मतलब एक व्यक्ति का वो एड्रेस नहीं करती फिर सकती है, अपना काम करेगी ना। एक आदमी को एड्रेस करने की बात नहीं है। मुद्दा क्या था? कानून और जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा, और इसमें सिर्फ एक व्यक्ति शामिल नहीं था। अच्छा, एक सेकंड, इस्तीफा से चीजें ठीक हो जाएंगी? इस्तीफा से चीजें ठीक नहीं होती, मैं भी मानता हूं। जिम्मेदारी तय होगी, यही ना। हाँ, जिम्मेदारी तय हो, मैं भी मानता हूं। जिम्मेदारी, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि जहां पूरे देश का यूथ वहां पे है, जहां पे उन बच्चों के माता पिता वहां पे, जिनके बच्चों ने नीट में फेल होने पे फांसियां लगा ली, उन बच्चों की माएं वहां पे रो रही है, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? चलो हम सोनम वांगचुक को छोड़ दें, हम अभिजीत दीपके को छोड़ दें, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि एक सहानुभूति तो किसी को मरता हुआ देखते हैं तो एक अजनबी को भी देते हैं ना। तो सरकार का मुखिया, तो जब विपक्ष के सारे लोग इकट्ठा हो गए, मान लीजिए वो राजनीति कर रहे हैं, आप मुझे मेरी बात कहने नहीं दे रहे हैं। सरकार का एक व्यक्ति तो जाके बच्चों को सहानुभूति दे सकता है। तो एक काम कीजिए, आप कह लीजिए सारी बातें। बोलिए। नहीं, आप कह लीजिए सारी बातें। बोलिए। नहीं, आप कहने ही नहीं दे रहे हैं बात को। नहीं, आप बोलिए। आप नहीं कहने दे रहे हैं, आप इंटरप्ट कर रहे हैं चीजों को। आप कहलवाना क्या चाहते हैं? नहीं, मैं आपके मुंह से कहलवाना नहीं चाहता। आप कहलवाना चाहते हैं। आपने कहा कि विपक्ष के सब लोग आए, तो अरे तो बात तो पूरी करने दीजिए, बात तो पूरी करने दीजिए। आप तो बीच में ही तो रोके जा रहे हैं चीजों को। बोले आप। तो मैं ये कह रहा था कि सारे विपक्ष के लोग गए, ठीक है, सारे विपक्ष के लोग गए, वहां पे भाषण दिया, सबने अपनी पार्टी की जीत की बात करी। किसी ने नीट की बात नहीं करी, किसी ने एग्जामिनेशंस की बात नहीं की, किसी ने फेयर एग्जाम की बात नहीं की, ठीक है। ये जो हुआ, पेपर लीक हुआ, वो कमजोर कानून से और मजबूत कानून से ठीक हो सकता है, यही हो सकता है। उनको दंडित किया जा सकता है, आगे इस तरह की चीजें ना हो ये किया जा सकता है ना। जो जिनकी मृत्यु हो गई, जिन बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई, उनको सांत्वना दी जा सकती है, उनको जो सपोर्ट हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से वो दिया जा सकता है। तो इन लोगों ने वो सब बात नहीं करी, अपनी अपनी राजनीति चमकाई। लेकिन जिस कानून से, जिस बिल से ये चीजें रुक सकती है, वही बिल जब सदन में पेश की गई, तो यही सारे लोग जो कहते थे पेपर लीक गलत है, सब वहां से भाग लिए, सब के सब वहां से भाग लिए, एक वहां नहीं टिका। लेकिन जब इस पेपर नहीं टिका ना, जब बहस चल रही थी तो सब लोग थे, नहीं टिका ना, सब भाग गए। क्यों भाग गए? जब आपका की मंशा ये है कि ऐसे कठोर कानून बने और इसमें सुधार हो, तो सुधार सरकार लेके आई। क्यों भाग गए भाई? इनकी नीयत साफ हो गई,
मोदी भी पॉलिटिक्स करता है, राजनीति करता है, ठीक है। ये पूरा अगर सारी चीजें वो अपने हिसाब से नहीं करता तो सब एक्सपोज कैसे होते। तो कहने का मतलब ये है कि जो 36-37 दिन का समय सरकार ने लिया, ये विपक्ष को एक्सपोज करने के लिए लिया, और सामने एक्सपोज हुआ। देखो, और इस एक्सपोज करने के चक्कर में सूली पे कौन चढ़ा सर, आप ये भी तो देखिए ना। कई चीजें स्वतः होती है, लोग उसमें अपने फायदे देखते हैं। विपक्ष ने अपने हिसाब से यूज करने की कोशिश करी, तो सरकार ने भी करी। लेकिन इसकी कीमत छात्र क्यों चुकाए? इसकी कीमत छात्रों ने चुकाई। इस 37 दिन में छात्रों ने नहीं चुकाया, छात्र ने तो पहले ही चुकाया। जो नीट में एग्जाम फेल हुई, इस 37 दिन में सिर्फ कुछ छात्रों का नंगा नाच दिखा। कुछ पता है आपको, वहां पे क्रिमिनल्स आए थे। एक सेकंड आप आंदोलन का एक पहलू देख रहे हैं। एक पहलू नहीं, मैं दोनों ही बातें कर रहा हूं। मैंने कहा कि 10% जीनियस बच्चे भी थे। अभिजीत दीपके और उनके साथियों का ये भी कहना है कि हमारी टीम में कोई भी पत्थरबाजी करने वाला नहीं था, ये भी सत्ता पक्ष की साजिश है, उनका ये भी कहना है। इस पे क्या कहेंगे? तो फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी से, AI से सबकी डिटेक्ट हुई, जिनके कुंडली खोली गई, सबके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। अब ये कह रहे हैं कि चूंकि वो हमारे धरना प्रदर्शन में आ गए तो उनको माफ कर दिया जाए। ये तो वो वाली बात हो गई कि दाऊद भी अगर यहाँ पर CJP के प्रदर्शन में आ जाए तो उसको माफ कर दिया जाए। चलिए, हो सकता है उसमें कुछ क्रिमिनल्स हो, लेकिन उसमें ऐसे लोग भी हैं, उनको छोड़ दिया जाए जिन पे बैलेट्स लगे हैं, जिसकी आंखें चली गई हैं, जो राहुल गांधी सबके मीडिया के सामने खड़ा होकर दिखा रहे हैं। यही कहा गया कि नीट का जिनके पास में ID है, उनको सबको छोड़ दिया जाएगा। सब छात्र हैं, जो छात्र हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। जो क्रिमिनल्स हैं, क्या, जिनकी आंखें चली गई, जिनके बदन पे आज भी निशान है गोलियों के, उनका क्या? जो इस तरह की हरकतें करेंगे, सरकार के पास में क्या उपाय है, आप बता दें जरा। सरकार के पास यही उपाय है कि चाहे छात्र धरने पे बैठे हम उठा देंगे, चाहे पहलवान धरने पे बैठे हम उठा देंगे, चाहे किसान धरने पे बैठे हम उठा देंगे। आपके सामने 140 करोड़ लोगों का देश है, ठीक है। जितने लोग सरकार के पक्ष में होते हैं उससे ज्यादा विपक्ष में होते हैं ना। चलिए, आपकी बात नहीं होते हैं कि नहीं होते? मैं सहमत हूं आपकी बात से। जो विपक्ष में लोग होते हैं वो अपने सारे षड्यंत्र करते रहते हैं ताकि वो विपक्ष में आए। कई बार जेन्युइन मुद्दे भी होते हैं, जैसे कि ये नीट है। कि आप मानते हैं जेन्युइन मुद्दा है, मुद्दा जेन्युइन है, और आप कहते हैं कि जो विपक्ष के लोग होते हैं वो सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। बिल्कुल करते हैं। ये दीपके जो है, आपको मालूम है कौन है? आप बता दीजिए। आम आदमी पार्टी का व्यक्ति है। चलिए, हमने मान लिया आम आदमी दीपके, ये जग जाहिर है ये चीज सर कि दीपके आम आदमी पार्टी का मेंबर है। लेकिन जो लोग राम मंदिर के चढ़ावे चोरी में पकड़े गए, उसमें तो कोई आम आदमी का नहीं है। उसको तो बीजेपी और RSS ने सबने चाट के को रखा था। उनके बारे में आप क्या कहें? बढ़िया। तो आप ये मान रहे हैं कि दीपके जो है वो आम आदमी पार्टी का है, और ये मान रहे हैं? नहीं, ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। चलिए, मैं कह रहा हूं, जो कह रहे हैं हम वो मान रहे हैं। आपने बताया, हाँ। तो दीपके आम आदमी पार्टी का व्यक्ति है, मेंबर है, और उसका IT सेल देखता था। आम आदमी पार्टी खुद इतना बदनाम हो चुकी है कि सामने से कोई भी इस तरह का प्रोटेस्ट करती तो मतलब उससे कुछ लाभ नहीं होता, तो उन्होंने पीछे से बैक डोर से इस तरह का षड्यंत्र रचा। लेकिन नीट का विरोध करना तो कहीं से षड्यंत्र नहीं लगता सर। नहीं, ये तो जायज है। ये नहीं, नीट का नहीं। ये जो सारे सब बात घूम फिर के आपने शायद अरविंद केजरीवाल को नहीं सुना मैंने कि जैसे नेपाल में जेएनजी सड़क पे आ गए, बांग्लादेश में सड़क पे आ गए, यहाँ के जेएनजी भी आए और सरकार का तख्ता पलट कर दें। तो बेसिकली जहाँ पे सड़क पे आए वहां पे परिवर्तन तो हुआ ना सर? परिवर्तन हुआ। आज नेपाल की हालत देखिए ना बॉस, क्या है नेपाल की हालत। तो और ये तरीका, ये लोकतांत्रिक तरीका है क्या? और जब नेपाल में परिवर्तन किया तो भारत में भी जब वो विरोध पे उतरे तो आखिरकार शिक्षा मंत्री को देना पड़ा ना इस्तीफा। शिक्षा मंत्री ने नैतिक इस्तीफा दिया, ठीक बात है। तो ये नैतिकता सर, मैं वही कह रहा हूँ, ये नैतिकता 30, 35, 36 दिन पहले कहाँ चली गई थी? ये पहले दिन, दूसरे दिन भी तो ये आश्वासन, समझौता, ये सब चीजें हो सकती थी। अगर पहले दिन सरकार ये कह देती कि हम आपके लिए कानून ला रहे हैं और आपकी मांगों पर विचार कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी चीजें होती नहीं। यही तो कह रहे हैं और सब लोग कह रहे हैं। नहीं, कानून से कहाँ सेटिस्फाइड हैं लोग? आप देखिए ना, अभिजीत दीपके को सुनिए,
सोनम वांगचुक सेटिस्फाइड है। सोनम वांगचुक का नाम आपने लिया था, वो तो सेटिस्फाइड है, इज हैप्पी मैन कि हाँ इस तरह की आ रही है, सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन चूंकि इनका मोटिव जो अल्टीरियर है वो किसी बात पे सेटिस्फाइड होने को तैयार नहीं है। उनका तो उद्देश्य ही, उनके आका से कहा गया, अरविंद केजरीवाल से कहा गया है कि हमें तो मोदी को हटाना है। उनका तो पॉलिटिकल मोटिव है, तो वो कैसे सेटिस्फाइड होंगे? तो आपको क्या लगता है फिर इंस्टाग्राम से चली हुई ये पार्टी कहाँ तक जाएगी? कहीं नहीं जाएगी। जहां से निकली है गटर पार्टी, गटर में जाएगी, आम आदमी पार्टी में जाएगी, कहाँ जाएगी? मतलब कहने का मतलब कॉकरोच है, कॉकरोच बन के रह जाएंगे। वो नाली के कीड़े हैं, नाली में रहेंगे, वो जाएंगे वापिस नाली जो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है उसी में रहेंगे। लेकिन कहाँ जाएंगे? बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं सर, आप उनको नाली का कीड़ा नहीं कह सकते। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। उनकी थॉट्स तो सामने है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ओसामा बिन लादेन भी इंजीनियर था। वो सब पे मत जाइए। देखिए ओसामा बिन लादेन नैतिकता की जो आप बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, जरूरी नहीं कि सब पढ़े लिखे लोग आतंकवादी बन जाएं। ऐसे हमारे देश में पढ़े लिखे लोग भी हुए हैं, एपीजे अब्दुल कलाम बन गए, देश के मिसाइल से होने का मत दीजिए। पढ़े लिखे उनका जो मार्ग है वो देखिए। कहा जाता है कि अगर आप विद्वान, तो रावण भी था, वो गलत मार्ग पे चल गया और रावण बन गया। शायद राम मुझसे कम पढ़े लिखे थे, हमारे देश के युवा चले तो हमारे देश के युवा, बिल्कुल, हमारे देश का भविष्य है, तो हम उनको कीड़ा नहीं कह सकते। तो उन्होंने खुद चुना, मैंने नहीं कहा। कॉकरोच क्या होता है? कीड़ा ही होता है बॉस। लेकिन कॉकरोच ये नाम उन्होंने खुद दिया। अगर मैं उसको बार बार कॉकरोच या कीड़ा कर दूं तो क्यों बुरा मानते हैं? लेकिन कॉकरोच सर एक इस तरह का जीव भी होता है जो सबसे ज्यादा वक्त तक सबसे कम सुविधाओं में सरवाइव कर लेता है, और इन्होंने दिखाया हम कि किस तरह से सरवाइव कर सकते हैं। एनीवेज चलिए, कहाँ सरवाइव करते हैं वो? नाली में। फिलहाल तो जंतर मंतर पे किया, स्वच्छ पानी में वो जीवित नहीं रहते। फिलहाल तो दिल्ली की स्वच्छता के भी जंतर मंतर पे किया सर, और बदलाव लेकर आए। एनीवेज हम वापस से हम दूसरे विषय पे आते हैं। चलो, आपने राम मंदिर में चोरी वाली बात कही। हाँ, ये नाली के कीड़े हुए, लेकिन राम मंदिर में तो सब स्वच्छ लोग थे, साफ लोग थे, उनका क्या? बिल्कुल आते हैं। कल एक और दुर्भाग्यपूर्ण कहानी हुई, हादसा हुआ, जो आज देश, मतलब पूरा हिंदू समुदाय समाज जो है वो, मतलब ऐसा लग रहा होगा कि उसके सीने में लोगों ने मतलब भाला मारा हो। आज पूरा 100 करोड़ हिंदू समाज यही महसूस कर रहा है कि कल उनके संसद में उनके सीने में खंजर भोंके गए हैं, भाले भोंके गए हैं। पूरा विपक्ष मिलकर, जिसमें कि पप्पू यादव एक संत का लिबास पहनता है, जो कि लगातार हिंदू धर्म को गाली देते रहा, धर्म विशेष को की प्रशंसा करता रहा, वो साधु वेश में आया, और बाकी जितना इंक्लूडिंग एक पप्पू वो हुआ, और दूसरा पप्पू जिसे हम राहुल गांधी भी कहते हैं, वो भी आए। और वो आज की डेट में देश का हीरो है सर। हीरो किसके नजर में? युवाओं की नजर। जो उनका चेहरा बना, जो उनके लिए सड़क पे बैठ गया और युवा उसकी जय जयकार कर रहे हैं, जो संसद में संविधान की जय बोल रहा है। नहीं, ठीक है, ऐसा आते हैं, नहीं ऐसा सूत्र कह रहे हैं, सूत्र नहीं कह रहे, आप भी कहिए ना, पूरा मीडिया कह रहा है। पूरा मीडिया नहीं, पूरा मीडिया कह रहा है। यही है। जब लुच्चों की बात आती है, जब कुछ बदतमीज लोगों की बात आती है, उनको जीएनजी का नाम दे देते हैं। जब चाटुकारों की बात आती है, पूरा मीडिया का नाम देते हैं। ऐसे मत किया करिए। पूरा मीडिया इन द सेंस जो बीजेपी समर्थित मीडिया है। समर्थित मीडिया क्या होती है? वो समर्थित मीडिया होता है ना सर। समर्थित मीडिया वो होता है जो, तो मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी सरकार का गुणगान करता है। बीजेपी समर्थित मीडिया नहीं कह रही है, कांग्रेस समर्थित मीडिया कह रही है। आप यही कह रहे हैं? ऐसा आप कह, चलिए, अच्छा है। तो वो कह रही है कि उनको हीरो कहे ना। ओसामा बिन लादेन भी हीरो है, जो फट जाते हैं बम लगा के लोग, वो भी किसी के हीरो हैं। कसाब, आपको क्या लगता है कुछ लोगों के हीरो नहीं थे? वो भी था। वो छोड़िए, आते हैं राम मंदिर पे। तो पप्पू यादव, जो कि साधु का लिबास पहना, और दूसरा पप्पू जो राहुल गांधी, जो आपके सो कॉल्ड हीरो हैं, या कुछ लोगों के हीरो हैं, देश के कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों के हो सकते हैं। बदलती हवाएं कह रही हैं सर। नहीं, बदलती हवाएं नहीं, हवाओं का रुख आप अपने मतलब से बदल रहे हैं या समझ रहे हैं। नहीं सर, बदल रही हैं, ये दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है। बदलाव जारी रहता है सब दिन सर। जब 2014 के बाद देश बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। उनका भी वक्त आ रहा है बेचारों का। किनका? उनका भी वक्त आ रहा है, जिन्होंने 50, 60, 70 साल देश पे राज किया, तब उनका भी वक्त आ रहा है ना। नहीं आएगा, इतना देश पागल नहीं है। ये समय बताएगा। हाँ बिल्कुल। देखिए, आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि जब भी किसी उसको तोड़ देते हैं आप फ्लो को, आप कहने दिया कीजिए, नहीं तो कोई बातें पूरी हमारे लोगों तक जा नहीं पाएगी।
जो व्यूअर्स हैं उन तक नहीं जा पाएगी। जी मैं तीसरी बार अब अटेम्प्ट कर रहा हूं ये बताने की कि बताएं। साधु यादव जो देखिए कि आप जब पूरी हो जाए ना उसके बाद आप नया लीप लीजिए। आइए। ठीक है, तो साधु यादव संत का लिबास पहना, और दूसरा जो पप्पू यादव संत का लिबास पहना, और दूसरे पप्पू जो राहुल गांधी हैं वो दान दे रहे हैं, बाकी जो उनके सांसद और लोग हैं विपक्ष के नेतागण उसको दान दे रहे हैं, पप्पू यादव अपनी जेब में रख रहे हैं और चोरी का स्वांग रच रहे हैं वो कि संत ने चोरी कर ली, संतों ने चोरी कर ली, और पूरा विपक्ष इस तरह की हरकतें कर रहा है। किसको प्रताड़ित कर रहा है? हिंदुओं को, हम लोगों को। क्यों भाई? हम हिंदू हैं, हमारे संत में हमारी आस्था है, तो हम गलत हैं? और कानून है, तुम लोग कानून बनाते हो। हमने तुमसे कब कहा, कब हमने एफआईआर तुमसे वो कहा कि तुम हमारी तरफदारी करो, तुम हमारा धन लेके आओ, हमारे मंदिर का धन कोई चोरी करके ले गया, हम समझेंगे? संसद से तो मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे मंदिरों को छोड़ दो, हम देख लेंगे। मनुस्मृति से धर्म चलता है, रामायण से चलता है, गीता से चलता है, हमारे हिसाब से चलने दो। तुम अगर दूसरे धर्मों के जो स्थान है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। आपको पता है कि मंदिर पर ही सारे टैक्स लगते हैं, मंदिर ही सरकार के नियंत्रण में होता है, कोई मस्जिद नहीं होता है, उनका क्रियाकलाप नहीं होता है। तो हमें स्वतंत्र छोड़ दो, हमें तुम्हारी तरफदारी नहीं चाहिए और तुम्हारा इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। तो चंदा चोरी को आप कहां तक उचित मानते हैं? ये सही बता तो रहा हूं कि टिन्नू यादव है उसका मास्टरमाइंड, उस पर बात करें लोग। तो ये उन्होंने करवाया है, और जिससे कि कई बार अखिलेश यादव की डायरेक्ट बात हुई है, कॉल रिकॉर्ड्स हैं लोगों के पास में। तो जो अब सलाखों के पीछे हैं वो कौन लोग हैं? तो वही लोग हैं ना जो सब उसमें काम करते थे, वही लोग हैं। लेकिन उनको वो संत समाज नहीं था, संत समाज नहीं था, संत समाज नहीं काम करने वाले लोग तो थे। काम करने वाले लोग थे, इसलिए थे क्योंकि हर जगह पे सरकार को घुसना है। मंदिरों को छोड़ दो ना, लोग मैनेज करेंगे। तमाम कई सारे मंदिर हैं, आपने बालाजी का मंदिर का सुना होगा कि गैर मुस्लिमों को भी, गैर हिंदुओं को भी रखा जाता था। कई सारे मंदिर हैं, बंगाल में बहुत सारे मंदिरों के ट्रस्ट में गैर मुस्लिम गैर हिंदू हैं। ये सब सारी चीजें बंद करो, हमारे मंदिर को छोड़ दो, हम देख लेंगे। जिस तरह का बयान आप दे रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा बीजेपी विरोधी हो जाएगा? कल को हो सकता है कि आप ही के बीजेपी और आरएसएस के जो मित्र है, देखिए मैं बीजेपी में नहीं हूं, लेकिन हिंदू हूं। आप मोदी भक्त तो हैं? अरे मोदी भक्त तो हूं। मोदी कोई यहाँ पर मतलब मैंने कहा जैसा कि वो 40 वर्ष तपस्या करने के बाद, देश भ्रमण करने के बाद, समाज देखने के बाद, एक एक चीज करने के बाद अगर वो आया है, तो जिस तरह से उसने प्रभु श्री राम का मंदिर दिया है, धारा 370 हटाया है, मुझे पूरी आशा है कि हिंदू राष्ट्र की ओर लेके जाएगा, और इसी के लिए हम समर्थक हैं। वो योद्धा है। हिंदू राष्ट्र को किस तरह से देखते हैं आप रंजय, कि फिर वही राम राज्य होगा, फिर शंभू के कानों में शीशा पिघला के डाला जाएगा? फिर अभी मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। ये जो चीजें हैं जो दिग्भ्रम लोगों द्वारा फैलाया जाता है, ठीक है, उसको भी हटाया जाएगा, सही चीजें जाएंगी। मनुस्मृति को आप बदल के छापेंगे? उस नहीं, अरे मनुस्मृति में है ही नहीं इस तरह की कोई चीज। शंभू ऋषि का जो कोई चीज नहीं अध्याय है उसको हटा के छापेंगे? इस तरह की कोई चीज है ही नहीं। मनुस्मृति में किसी व्यक्ति विशेष का ये नाम ही नहीं है। अच्छा, कोई हो ही नहीं सकता है। तो जो शहरों के नाम बदल के देश का विकास कर रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, उससे देश हिंदुत्व की ओर बढ़ेगा? आप क्या, मैं आ जाऊं, आपके घर पर कब्जा कर लूं, है ना, अपने हिसाब से रंग रोगन कर दूं, बाहर नेम प्लेट जो लगा हुआ है वो भी बदल के मैं बड़े अक्षरों में रंजय सिंह एकदम एलईडी लाइट्स में मैं लिखवा दूं, है ना, कल होके आप सक्षम हो गए, मुझे मार भगाओगे या हटा दोगे, तो अपना नेम प्लेट लगाओगे या मेरा नेम प्लेट ही रखोगे? बताओ, आप नेम प्लेट रखोगे मेरा? तो आज तो मैं ये कहता हूं, अरे यार तुम गवर्नमेंट लोग भी ना
कमाल करते हो, इतना स्लो स्पीड है तुम्हारा कि मुझे तो हंसी भी आती है, हैरानी भी होती है और दुख भी होता है एक्चुअली। अरे लिस्ट बनाओ यार, लगाओ अपने ब्यूरोक्रेसी को एक साथ में कि कहाँ कहाँ मुगलों का वो है पद चिन्ह है, मिटा दो एक साथ में। और सबसे ज्यादा दुख में आपने ये बात छेड़ी है तो मेरा यहाँ मतलब क्या बोलूं मैं, टीसता है हर रोज कि हमारा एक शहर जो है बख्तियारपुर के नाम से जाना जाता है, बख्तियार खिलजी के नाम से। जो बख्तियार खिलजी यहाँ पर आक्रांता था, जिसने नालंदा की लाइब्रेरी को जला दिया था। बिल्कुल वैसे लोगों के नाम पर एक शहर है जो मतलब मैं क्या कहूँ, टीस है जो मेरे हृदय में है। किस दिन मेरा बस चले और मैं बख्तियारपुर के साथ साथ में कम से कम पूरे बिहार का मैं जितने ऐसे इस्लामपुर और जितने बिहार शरीफ और ये वो जितने जगह हैं सबको लिस्ट बना के एक रात में खत्म कर दूं। एक टीस ये भी होनी चाहिए रंजय, क्यों हो आपके दिल में, मैं बता रहा हूँ, एक टीस ये भी होनी चाहिए कि आप जिस बिहार से आते हैं और जिस बोध गया से आते हैं और जहाँ पे बुद्ध को इतना माना जाता है, वो बुद्ध चाइना में खूब माने जाते हैं, जापान में खूब माने पूजे जाते हैं, तो उस बुद्ध का बिहार में और भारत में इतना वर्चस्व क्यों नहीं है? एक जनरल क्वेश्चन है। बढ़िया है। देखिए किसी का वर्चस्व वाला तो बुद्ध का कॉन्ट्रडिक्शन है। बुद्ध तो वर्चस्व में विश्वास ही नहीं करते थे, है ना। वो तो भाई दया धर्म और इस तरह की बात करते थे, तो वर्चस्व तो उनके साथ में ठीक वर्चस्व नहीं। वर्चस्व हाँ मतलब लोग ज्यादा अनुयायी क्यों नहीं है, तो वो एक प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए अब चाइना में और बाकी जगहों पर क्या है क्या नहीं है, यहाँ क्यों नहीं है, ये तो अनुयायी समझ सकते हैं कि उनमें ऐसा क्या है क्या नहीं है। लेकिन आज सचमुच में बौद्ध धर्म जो है हिंदुत्व को गाली देने के लिए मात्र यूज होता है। जिसको हिंदू धर्म से अपने आप को अलग दिखाना होता है वो बौद्ध ज्वाइन कर लेते हैं। और रेफरेंस किसको देते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर को, कि वो भी बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो भाई साहब बाबा साहब अम्बेडकर जो थे वो संविधान के कानून के ज्ञाता थे, धर्म के ज्ञाता में थे। अच्छा। उसकी त्रुटियों पर और उसकी खूबियों पर उनका कोई ऐसा अध्ययन नहीं था कि उन्होंने जो कहा वो सही था। वो तो बेचारे, देखिए आप एक बात बताइए कि आप एक चीज के मास्टर हो सकते हैं, जर्नलिज्म के मास्टर हो सकते हैं और साथ साथ में स्पेस टेक्नोलॉजी के मास्टर तो नहीं होंगे। बाबा साहब को प्रणाम है, उन्होंने, उनका योगदान है, लेकिन कानून के क्षेत्र में उन्होंने जो पढ़ाई करी उसमें धर्म के वो ज्ञाता नहीं थे। तो उन्हें किसी ने कह दिया कि भाई इसमें चले, इस धर्म में चले जाओ, उस धर्म में, इस्लाम कबूल करने वाले थे। फिर किसी ने समझाया कि नहीं नहीं इसमें तो और जाहिलियत है, तो फिर वो बौद्ध धर्म की ओर चले गए। तो एक अलग विषय है और फिर उसको रेफरेंस दे के लोग आज मतलब हिंदुत्व से अपने आप को न हिंदू कहना होता है, तब कहते हैं कि हम बौद्ध बन गए और ये हो गए। लेकिन एक जानते हैं, मेरी नज़र में जो है बुद्ध को भी प्रणाम है, वो हमारे एक तपस्वी मनस्वी और एक विचार के प्रणेता थे कि शांति और धर्म की ओर ले जाने वाले। लेकिन आप आज बताइए क्या बुद्ध कितना प्रासंगिक है? अगर बुद्ध के मार्ग पर चलें तो जो उन्होंने अंगुलीमाल को तो रास्ते पर ले आया, आज आतंकवादियों को लाया जा सकता है उस मार्ग पर। और अगर लाया जा सकता है तो बुद्ध के अनुयायी प्रयास करें। देश को चलाने के लिए एक मार्ग हो सकता है कि बुद्ध का मार्ग हो, कि जब आपको शांति महसूस करने हो, समाज में अच्छाई लानी हो, तो आप बुद्ध मार्ग पर चल के, हर कोई बेटा लड़ाई ना करना, बेटा झगड़ा ना करना, ये बुद्ध मार्ग है। लेकिन जब सर से पानी ऊपर हो जाए तो राम बनना पड़ता है। ये राम ने विनती करी समंदर से, रास्ता दे दो, हमें जाना है सीता की खोज में, वहां से लेके आना है। समंदर ने रास्ता नहीं दिया तो फिर राम ने निकाला धनुष और बाण चढ़ाया और दे मारा। उसके बाद फिर समुद्र ने रास्ता दिया। बिन भय के प्रीत नहीं होता है ना। आज सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ बुद्ध बन के तो नहीं किया जा सकता है, हथियार तो लाना पड़ेगा, और वो सिर्फ राम और कृष्ण कहते हैं। बुद्ध से बुद्ध भी जरूरी है और युद्ध भी जरूरी है, जो जिस भाषा में समझे समझाया जाए। हाँ, ये जरूर चिंता का विषय है कि जैसा कि आपने कहा कि हमारे यहाँ गया जी में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर सारनाथ में जाके उन्होंने
पहला अपना जो वो था विचार वो लोगों के सामने रखा। तो गया में तमाम बोध गया में तमाम बौद्धिस्ट देश दुनिया से आते हैं और उनके लिए अच्छा स्थान है। अभी वहाँ पर टूरिज्म के हिसाब से अच्छा स्कोप है जिसको कि सरकार को करना चाहिए। और मुझे तो ईश्वर ने अगर कभी मौका दिया तो मैं आज के साथ हिसाब से कह सकता हूँ कि आज जितनी संभावना है गया में टूरिज्म के क्षेत्र में, ये उस मतलब आज जितना है उसका कम से कम मैं 10 गुना कर सकता हूँ रेवेन्यू। गया जी जो है, अब गया को गया जी हम कहते हैं जी, वो संवैधानिक रूप से भी वो पारित हो गया कि अब गया जी कहा जाएगा। और वैसे भी पहले भी मैं जब पूरे देश में घूमता था तो मैं गया कहता था, सामने वाले गया जी कहते थे तो बड़ा अच्छा ही लगता था। तो फिर मैं भी लोगों से जब कहने लग गया तो गया जी कहने लग गया था पहले से ही, ये नाम बदलने से पहले से भी। गया जी में देश और दुनिया के सारे हिंदू एक बार तो पहुंचेंगे बॉस। कहा जाता है कि या तो गया जी चल कर जाओ या लोटे में जाओगे, ठीक बात है, पिंडदान करने के लिए। ठीक बात है। तो 100 करोड़ हिंदुओं का अगर देश है ना, जो कई सारे हिंदू बाहर भी रहते हैं, देश से बाहर भी रहते हैं, वो भी एक बार जाते हैं। आप आओ कभी गया जी तो देखना वहां पे फॉरेनर्स भी आते हैं और मैं आया हूँ पिंडदान करने आते हैं। लेकिन अभी समस्या क्या है कि अभी वो जो पिंडदान करने आते हैं तो 2 या 3 दिन या 5 दिन का उनका होता है टूर, मतलब यात्रा होती है। टूर शायद फिर ऑफेंसिव हो जाता है। यात्रा होती है 3 दिन में, अपने उन्होंने पूजा पाठ करा और उसके बाद वो चले जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि कुछ और रिलेटेड चीजें हमने ऐड नहीं की है कि जहां वो टाइम स्पेंड कर सकें, वहां पे वो देख सकें, सीख सकें, या कुछ धर्मस्थलों को जोड़ नहीं सका कि हम जैसे फल्गु नदी को ही ले लें, उसका भी जीर्णोद्धार किया जा सकता है। बगल के और भी कुछ ऐसे स्थान हो सकते हैं जहां की पहुंचने के लिए हम तीर्थयात्रियों को प्रेरित करें कि भाई जो भी बुकलेट है उसमें भी हम ऐड करें। बराबर है हमारे यहाँ बराबर है, जहाँ की 7 घर वाला गुफा है, बहुत बढ़िया से तरासा गया है, पहाड़ है, फिर सूर्य मंदिर है औरंगाबाद में। इन सब चीज़ों को साथ में जोड़ के एक पैकेज के रूप में दुनिया को बताया जा सकता है कि जब जाएं तो जैसे ही जाएं तो 3 दिन के लिए गए 5 दिन में बदल जाए, तो 2 दिन का जो एडेड रेवेन्यू होगा वो हमारा सरप्लस होगा। प्लस क्या है कि एक बार जो वहाँ पहुँच जाए उनको एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो कि वो दोबारा पहली बार तो उनके कुछ बंधन होते हैं जी, कि घर से चीजें लेके निकलते हैं और तर्पण करने के बाद सीधे घर की ओर लौटते हैं। तो दूसरी बार जो जाए ना, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जाए, अरे गया जी गए थे तो बहुत अच्छा लगे था, फिर से चलते हैं, अब के घूमने के हिसाब से चलते हैं। ये जिस दिन हमने ला दिया ना उस दिन हमारा रेवेन्यू खट से ऊपर जाएगा, और जब खट से ऊपर जाएगा तो हमारी तरक्की को भी कोई नहीं रोकेगा। सिर्फ टूरिज्म से गया जी को बहुत कुछ मिल सकता है। आजकल मेडिकल टूरिज्म, आजकल कृषि से का भी टूरिज्म, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, की जा सकती है। साफ सफाई बढ़ा है, अब लोगों का एक्सपीरियंस भी अच्छा हो रहा है जी, लेकिन कितना तेजी से आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो एक चैलेंज है, और वो एक मतलब स्कोप है जो मुझे दिखता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं लेके आ सकता हूँ। बहुत शुभकामनाएं आपको इसके लिए। फल्गु नदी की बात करी, वो भी टीस है। मैं क्या ही कहूँ, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमान फिर भी कम निकले। ये मतलब लिस्ट है। जब हमने बिहार मांगे रोजगार करा था तो मैंने एक एक शब्द जो ऐसे कहे, एक शब्द ऐसे मेरे नहीं थे जो मेरी आत्मा से नहीं निकले थे। आज भी वो सारे मुद्दे, सारे शब्द, सारी बातें हर रोज मुझसे कहती है कि मुझे स्थान दो। बिहार ने बहुत कुछ देखा है, बिहार के लोगों ने बहुत कुछ सहा है, बहुत पलायन का दर्द झेला है, जहां भी गए प्रताड़ित हुए। अब बिहार को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, यहाँ रोजगार आना चाहिए, यहाँ का वैभव दुनिया देखनी चाहिए। यहाँ के लोगों के तेजस्विता की बात लोग सब करते हैं और लोहा भी मानते हैं, लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान अब मिल जाना चाहिए, बहुत हो गया। बिल्कुल, ये चाणक्य का देश है,
ये बिल्कुल। चंद्रगुप्त का देश है, तो सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान मिलना चाहिए। मैं खुद इतना मैंने प्रताड़ना सही है कि क्या ही कहूँ। मतलब लोग कहते थे कि भाई तुम इस तरह की बातें क्यों करते हो, कैसे करते हो, क्या है। तो मैंने जैसा कि कहा कि एक एक शब्द मेरी आत्मा से निकलते थे। मैं पूरा देश करीब करीब घूमा हूँ, मैंने लोगों से मिला हूँ मैं। तो एक छोटा सा वाकया मैं बताता हूँ आपको, लंबा हो रहा है, ठीक है, देखेंगे। जो भी बातें हमने करी बिहार मांगे रोजगार के दौरान, न किताब से करी और न एजेंडा के तहत करी, न किसी ने मुझे सिखाया, न पढ़ाया। जो मैं जिया और जो मैंने देखा, सहा, बर्दाश्त किया, सुना, और जो अपने राज्य के लिए करना चाहता हूँ, जिस रूप में अपने लोगों को, अपने देश को, अपने राज्य को स्पेशली मैं देखना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने आवाज़ उठाई, आवाज़ बुलंद करा। मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता था, तो मेरा पूरे देश में जाना होता था। लगभग मैं पूरा देश, स्ट्रेच एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, आई हैव ट्रैवल्ड एंड आई कैन से कि कहीं भी किसी की आंख में मैंने बिहारियों के लिए सम्मान नहीं देखा। कोई कह रहा है एक बिहारी 100 बीमारी, कोई कुछ, जितनी मुंह उतनी बातें। चेन्नई में एक मेरा दोस्त रहता था, तो मेरा 1 महीने का टूर था। तो चेन्नई में आप जानते हैं कि साउथ में रोटी नहीं मिलती है, वहाँ सुबह से शाम तक राइस के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सुबह आपको इडली मिल गई, दोपहर को राइस सांभर और शाम को वही डोसा। तो बड़ी क्रेविंग रहती थी, लेकिन काम है तो भाई रहना ही है। तो एक दोस्त रहता था फ्लैट लेके, 2 BHK का बड़ा सा फ्लैट, सिंगल रहता था। तो हमने उसको कहा कि भाई आ रहे हैं, तो बोला तू आ जा इधर। तो मैं उसके पास रहने गया। 2-3-4 दिन वैसे ही बीत गए होंगे, 1 महीने का टूर था। चौथे पांचवें दिन उसकी मकान मालकिन आ गई एंड शी नोटिस्ड कि देयर इज समवन एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट रेंटर। तो वो फिर उसने नोटिस किया, फिर शी कन्फ्रंटेड अस कि ये कौन है। तो उसने बोला कि मेरा दोस्त है, गांव से आया है। तो शी स्टार्टेड कि बिहार के लोग चोर होते हैं, लालू यादव वाज थीफ, लुटेरा था। हमने भी उनको काउंटर किया, हमने भी कहा कि कहने को तो वैसे हम भी कह सकते हैं कि ये राजा जो था वो उसने घोटाले करे, सब कुछ करे। लेकिन जिस्ट ऑफ द कन्वर्सेशन की वो उनकी नज़र में हमारे लिए कोई सम्मान नहीं था। बात पुलिस तक पहुंच गई कि पुलिस बुला लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो वो एक वाकया था। एक वाकया और मैं फिर उधर का, मैं बहुत साउथ में बहुत ट्रैवल किया हूँ। तो फिर एक और कैंपेन के लिए, उसी कैंपेन के दौरान शायद मैं वेलोर में था। तो अपने कमरे में मैं सो रहा था, चेक इन कर लिया था। वेलोर लोग इलाज के लिए बहुत जाते हैं। तो सोया हुआ था, रात के करीब 1-2 बज रहे होंगे। दरवाजा पे नॉक होता है, दरवाजा खोलता हूँ, एक हाथ आता है एंड दैट हैंड पुशेस मी। 2 cops enters my room and they start searching रूम को, पूरा बैग वैग ये वो ऐसे वैसे फेंकना शुरू कर दिया। एंड मतलब ये है कि अचानक से रात में उठ के, यू डोंट हैव एनर्जी, उस तरह का है नहीं कि मैं पूछ भी रहा हूँ कि व्हाट हैपेंड। तो हिंदी तो समझते नहीं या बोलते नहीं। कई लोग समझते हैं हिंदी लेकिन बोलना नहीं चाहते हैं, दे प्रिटेंड कि उनको नहीं आती है, क्योंकि हिंदी बोलने वाले उनके नज़र में इन्फीरियर हैं। पूरा कप बैग वैग कुछ था नहीं, एक बैग था, एक लैपटॉप था, कोई आईडी, पर्स, पैसे थोड़े बहुत, वो सब ऐसे निकाल फेंका। तो मैं शांत बैठ गया, मेरा कॉन्शियस हुए, मेरे असिस्टेंस कुछ नहीं किया, मैं शांत बैठ गया। फिर जब उसने उनकी तसल्ली हो गई तो मैंने पूछा कि वाई सच बिहेवियर, व्हाट हैपेंड। सो दे सेड कि दिस इज माय रूटीन, दिस इज आवर रूटीन कि वी कीप सर्चिंग होटल्स कि कौन कहाँ से आया है। और जैसे ही मैंने देखा कि एड्रेस में नीचे रजिस्टर में जो साइन होता है
कि कोई गया से है, बिहार से है, तो हमें डाउट हो गया कि कोई गलत आदमी हो सकता है। इसलिए हमने तुम्हारा रूम सर्च किया, तुमको सर्च किया। मतलब मेरे ऐसे लगा कि मुझे कान के नीचे किसी ने बजाया और कहा कि तुम भारतीय नहीं हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और जब भी वो याद करता हूं मुझे वही सारी चीजें रिपीट हो जाती है। गुस्सा भी आया कि क्यों, अगर मैं गया जी से हूं, बिहार से हूं, तो हम नॉट आई अ पार्ट ऑफ इंडिया। क्या दिक्कत क्या है गया से होने में, और तुम्हारे कहीं किसी पार्ट ऑफ इंडिया से होने में क्या दिक्कत, बड़ी बात है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब एक है तो है, तुम भी कंट्रीब्यूट करते हो, हम भी कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक। किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, अकेले का, सबका है। किस चीज में कमी है? और हमारा तो इतिहास गौरवशाली इतिहास है, हमने बहुत कुछ दिया है देश को। जो लोकतंत्र की बात करते हैं, जिस लोकतंत्र में लोग जी रहे हैं, वो हम छाती ठोक के कह सकते हैं कि हमारा दिया हुआ है। पहला लोकतंत्र हमारे यहां शुरू हुआ। आज भी आईएएस आईपीएस, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, किसी चीज में कमी नहीं, और सब पार्ट कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ हम कर रहे हैं, हम बिहार के लोग नहीं कर रहे। आप जाओ, आओ हमारे यहाँ, या लोग आए हमारे यहाँ, देखें हमने किसी को भेद किया हो। हम सबको सम्मान करते हैं, कहीं से भी कोई आ जाए, किसी को नहीं कहते कि तुम तमिलनाडु से क्यों आए, तुम राजस्थान से क्यों आए, तुम महाराष्ट्र से क्यों आए। सब आते हैं हमारे यहाँ, गया जी भी आते हैं, बोध गया भी आते हैं। आज तो हमारे यहाँ लोग जलेबी भी बेचते हैं, राजस्थान के लोग, और दूसरे जगहों के लोग अपना अपना व्यापार भी कर रहे हैं। क्या दिक्कत है? हम खुले बाहों से उनका स्वागत करते हैं, हमने कभी भेद नहीं किया। तो तुमसे ज्यादा सुपीरियर तो हम जरूर हैं, जो इस तरह के लोग हैं। मैं किसी पार्ट को गलत नहीं कह रहा, और हमें बार बार प्रताड़ित किया जाता है। बिहारी को तो कहीं से भी, अभी भी पिछले हुआ था इशू जो तमिलनाडु में हुआ था, बहुत बड़ा इशू हो गया था। और मैं ये कह रहा हूं कि पूरे देश में कहीं भी हमने लोगों के मन में, लोगों के हृदय में, लोगों की आंखों में बिहारियों के प्रति सम्मान नहीं देखा, और ये चुभता है। इसीलिए मैं बार बार जब भी मौका मिलता है, कई बार बाहर निकलता हूँ, रोजी रोटी है, नहीं हो पाता है तो मैं भी बाहर निकल कर कमाता हूँ, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, एक बार और प्रयास करेंगे, फिर चलते हैं अपने गांव, जो बनेगा करेंगे, अपने बिहार को खड़ा करेंगे, स्वाभिमान के साथ में लंबा खड़ा होगा बिहार। अब क्या सोचा है भविष्य के लिए, बिहार के लिए? बिहार के लिए जो सोचा है वो करेंगे। बिहार मांगे रोजगार, और जो स्वाभिमान की लड़ाई है वो आगे बढ़ेगी। अब ये है कि ईश्वर हमें कब वो सामर्थ्य देते हैं, ये समय के गर्त में है, देखते हैं। लेकिन अगर है ना कि अगर जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के नीचे, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। ठीक बात है। तो गुलमोहर होगा हमारे यहाँ। कुछ व्यक्तिगत बातें करते हैं। हाँ ठीक है। आप बहुत जागरूक युवक हैं, आप लिखते हैं, आप पढ़ते हैं, आप बोलते हैं, है ना, पूरे देश आपने घूमा है, देश के युवाओं के लिए आवाज उठाते हैं। जिस बिहार की मिट्टी में आप जन्मे हैं उसके लिए बहुत कुछ किया है और करना चाहते हैं। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली? इसके मूल में कौन है, माँ या पिता? नहीं, अभी तो मैं नहीं कहूँगा कि मैंने कुछ किया है। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ लोगों से कि मैंने अभी तक समाज के लिए कुछ नहीं किया। ये मेरा फेल्योर है। आप सबने और ईश्वर ने ताकत दी तो करूँगा जरूर, ये तय है। और माँ पिता की बात है तो मेरी माताजी अब स्वर्गवासी हो चुकी हैं, अब संसार में नहीं है। वैसे तो हर व्यक्ति जो होता है अपने माता पिता का मिश्रण ही होता है। कुछ पिता से मिलता है, कुछ माता से मिलता है, और कुछ पूर्वजों से भी मिलता है। कहते हैं कि 10 पीढ़ी पहले, कई बार लोग, बुजुर्ग लोग कहते हैं
कि अरे इसकी नाक जो है ना इसके परदादा से मिलती है ना। इसका विचार जो उसको तुनक मिजाज जो है ना, ये जो है इसके चाचा ऐसे थे, तुनक मिजाजी थे। यही जेनेटिक्स होता है। तो मेरे उसमें परवरिश में तो मैं कहूँगा कि दोनों का ही बड़ा योगदान है, होता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं दोनों के ही बहुत करीब रहा। लड़ना मुझे मेरी माँ से मिला, बहुत जीवट थी। पूरा घर, पूरा समाज, आज जिस गांव से हम लोग हैं, गांव में अगर एक शब्द कहा जाए चाची, तो मतलब है मेरी माँ। वो गौरव उन्होंने पाया। क्या नाम है चाची का? सुमित्रा देवी के नाम से। तो चाची कहा मतलब लोगों ने मेरी माँ को कहा कि चाची के यहाँ चलते हैं। मेरी माँ ऐसे टिप ऑफ द फिंगर पे बताती थी कि अगर आपके यहाँ शादी है तो कितना किलो चावल बनेगा, कितनी दाल लगेगी, अच्छा, हाँ कितनी सब्जी बना लो और हो जाएगा। ऐसे मैंने तो वो देखा है कि बहुत पहले जब हॉस्पिटल्स लोग डिलीवरी के लिए नहीं जाते थे, मेरी माँ डिलीवरी करा देती थी। कोई मतलब ऐसा नहीं था हाँ, कि पुराने समय में गांव में ऐसा हाँ, होता था। डिलीवरी करा देती थी तो महिलाएं सम्मान भी करती थी। जी। आपके जख्म हैं तो जो फोड़ने वाला सिस्टम होता है, मजाल है कि जब तक पूरा पस न निकाल दे तब तक को छोड़े, आप कितना चिल्ला लो। और उससे ठीक भी हो जाता था। हाँ, पूरा निकालने के बाद तो कलेजा बहुत फौलाद उनका, जो मतलब ठान ली सो ठान ली, स्वाभिमानी। और ये और पिता का अगाध प्रेम मेरे ऊपर। मैं बचपन में बहुत रूठ जाया करता था। खाना वीक में कम से कम 3 दिन ऐसे होते थे कि जब मैं खाना नहीं खाना चाहता था। अरे कुछ छोटी छोटी बात पे तुनक मिजाज होता था, वो हो जाता। पापा ने कभी मारा नहीं मुझे, एक थप्पड़ नहीं पीटा आज तक। और मनाते थे, दुलार करते थे चीजें। तो दोनों का ही है, दोनों से ही मिलके मैं पिताजी हैं अभी? पिताजी हैं, स्वस्थ हैं। और क्या शुभ नाम उनका? श्री त्रिवेणी सिंह। ये बेबाक अंदाज आप में कहाँ से आया? आप मोदी भक्त भी हैं, लेकिन उन्हीं की सरकार के खिलाफ आप कभी कुछ होता है तो रोजगार के लिए आप उन्हीं की सरकार से, उनके नेताओं से भिड़ जाते हैं। तो ये जो बेबाकीपन है एक युवा का, एक युवा नेता का, ये कहाँ से आया आप में? मोदी योगी और ऊपर के टॉप लेवल, मतलब विचारधारा के तौर पे दे आर रिच और उनके नियत भी साफ हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए सिस्टम बहुत लंबा है, ठीक है ना, ऊपर से लेके नीचे तक में बहुत सारे लोग होते हैं। और मेरी शिकायत खास करके बिहार में रही है कि बिहार में उस तरह से नेतृत्व नहीं उभर पाया, या उभरने नहीं दिया, या लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, जो भी कारण रहा हो। मुझे तो इतना ही लगता है कि मेरी चीजें पूरी नहीं हुई, हमारी चीजें पूरी नहीं हुई तो कुछ तो अधूरा है। कहा जाता है कि इफ यू आर पुशिंग अ वॉल एंड इट हैज नॉट मूव्ड, इट मीन्स यू हैव नॉट पुश्ड। तुम दीवार को धक्का दे रहे हो, अगर दीवार अपनी जगह से नहीं हिला तो तुमने धक्का दिया ही नहीं है। तो बिहार अगर हमारा ठीक नहीं हुआ है तो मतलब तुमने काम किया ही नहीं। सिंपल एज दैट। तो शिकायत तो है मोदी जी से। उन्होंने कई बार कहा कि पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास के बिना भारत का विकास नहीं हो सकता। लेकिन एक्शंस में अभी वो आना बाकी है, अभी चीजें होना बाकी है। अब देखते हैं कि उन कर पाते हैं या कैसे अधूरा रह जाता है। मतलब होता है ना कि कई विषय शायद, लेकिन हम हैं कि थोड़ा सा हार नहीं मानने वाले हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो हम करेंगे, हम तो आगे आएंगे। हमारा है, उनका तो पूरा भारत है 140 करोड़ लोगों का, हमारा तो 12-13 करोड़ लोगों का है। तो हम तो 12-13 करोड़ के लिए देखेंगे। आप समाज राजनीति के साथ साथ आप कला जगत से भी जुड़े हैं। मुंबई जाना हुआ था एक समय में आपका? जी हाँ। वो कब और कैसे हुआ? वो एक गाना है कि जिंदगी ने 2 राहें पे लाके बिठा दिया, क्या हुआ इधर गए उधर गए, उस तरह से कुछ गाना है। वैसे ही है, नौकरी खोजते थे, किसी ने मौका दिया कि सीधा निर्जा गुलेरी जी के यहाँ काम करने का।
उन्होंने ही दिया एक्चुअली। वो नीरजा गुलेरी जी हमारे यहाँ की हैं, जी। एक तरह से हमारी बुआ लगती हैं, अच्छा। हमारे पड़ोस की हैं। जी। तो भाई बेटी हैं तो हमारे लिए बुआ ही हैं। तो उनके यहाँ उनको पापा उनको जानते थे, पापा ने कहा और उन्होंने हम मुझसे मिले, वो उन्हें मैं ठीक लगा, उन्होंने नौकरी दी, मुंबई चला गया। लेकिन जैसे ही मुंबई की ट्रेन में मैं बैठा, वैसे ही कहीं ना कहीं भीतर एक मैं गया था अकाउंटेंट के पोस्ट में, कैशियर के रूप में। जी। लेकिन मन में ये फुट गया था, प्रस्फुटित हो गया था कि मुझे डायरेक्शन करना है। अच्छा। हाँ, वो जागृत, वो पता नहीं ऊपर वाला क्या करता है, क्या भाव देता है, वही जाने। तो लगभग 3.5 साल मैं एज ए पेटी कैशियर उनके साथ काम किया। उसके बाद फिर डायरेक्शन में मैंने काम करा, कुछ सीरियल्स करे, और वही अनुभव है। जी। जब आप डायरेक्शन में रहते हो तो आप 2 ही चीज करना चाहते हो, डायरेक्शन करते हो, स्टोरीज लिखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, करते हो। और पता है मुझे, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि कई बार आपको लग सकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये किस रास्ते पे चल रहा हूँ, मुझे करना तो कुछ और है, या आपको भी कई बार पता नहीं होता कि आप क्या करने जा रहे हो। लेकिन पता है ईश्वर जो है, मैं पूरा ईश्वर में विश्वास करता हूँ। ईश्वर जो है वो आपको किसी चीज के लिए तैयार कर रहे होते हैं, और वो तैयारी आपके समझ से पहले शुरू हो जाती है। 2 मिनट और जब मैं स्कूल में था, मेरी स्कूलिंग जो है मकसूदपुर हाई स्कूल से हुई है, गया में ही है, सरकारी स्कूल है। तो जब मैं 6th में गया था, पहले प्राइमरी स्कूल 5 तक, 5 के बाद 6ठे में जाता था। तो हमारे यहाँ तो मतलब हमने ABCD भी 6th क्लास में पढ़ना होता था एक्चुअली, ऑफिशियली जी। तो बचपन तो बड़ा ही अजीब गुजरा। मैं, अब विश्वास नहीं करेंगे, 5 तक मेरे पास कोई पुस्तक नहीं था, कोई पुस्तक नहीं था, सिर्फ एक सिलेट हुआ करता था और पेंसिल, चौक, उस पे मैंने 5 तक पढ़ाई करी है। 6 से इंग्लिश सीखना था, ABCD सीखना था। 7th से ऊपर वाले की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद से 7 से 10 तक टॉप 3 में मैं सब दिन रहा। और कई सारे लोग मिले। 15 अगस्त 26 जनवरी पे भाषणबाजी होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। तो 6th में ही गया, तो पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ नहीं पता, समझ भी नहीं थी कि मैंने भी कहा कि मैं भी भाषण दूंगा। और एक भैया हैं, भोला भैया, जिनको हम कहते हैं, उनका थैंकफुल हूँ मैं, उनसे कहा कि भैया हमको भाषण देना है। तो उन्होंने भाषण लिख दिया, ठीक है, स्वतंत्रता के ऊपर। मैंने जाके भाषण दे दिया, पैर कांप रहे थे, ठीक है, पैर हाथ कांप रहे थे, शुरू में ऐसे ऐसे हो रहे थे। और जब भाषण खत्म हुआ, खूब ताली बजी, और पता चला कि 500 बच्चों में मुझे फर्स्ट प्राइज ही मिल गया। और उसके बाद वो आदत लग गई, 6 से लेके 10 तक मैं मतलब भाषणबाजी करता रहा। 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसा हो गया था जो आज तक चल रहा है। जिस विषय पर हमारे हेडमास्टर साहब बोलेंगे, वो उस विषय पर मुझे बोलना ही बोलना है जी। फिर ये भी हुआ कि ब्लॉक स्तर पे, जो मंडल अनुमंडल होता है, उस स्तर पे जाके, ब्लॉक स्तर पे, प्रखंड स्तर पे भी प्रतियोगिता वगैरह में भेजा गया। फिर उसमें भी मैं वो रहा। जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे नहीं जा सका, क्योंकि हमारे हेडमास्टर साहब को उसकी सूचना नहीं मिली कि किस डेट को है। और उसके लिए मैं उन सभी, आज के और कल वाले में कितना फर्क है। आज वाले शिक्षक कहते हैं कि हमसे ले लो पढ़ाई, जितना लेना है सो लेना है, ठीक बात है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब हेडमास्टर साहब से चूक हो गई कि उनको पता नहीं चला कि कब है ये प्रतियोगिता, और मैं नहीं गया, सभी शिक्षकों ने उनको को इतना सुनाया हेडमास्टर साहब को कि मत पूछिए। और मुझे बुलाया, ठीक है, तभी मैं 9th में पढ़ता था, मुझे बुलाया ऑफिस में, और सबने मुझसे माफी मांगी, जो कि एकदम अनुचित था। बड़े क्या गुरुजन क्या माफी मांगे, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा गलती हमसे हो गई, हम तुम्हें वहां तक नहीं भेज सके। इसमें हमारे स्कूल का गौरव जो बन सकता था, बनते बनते बच गया, क्योंकि वो मुझे देख रहे थे कि मैं बिहार लेवल पर कम से कम
जीतूंगा, ठीक बात। सब स्पष्ट थे। तो वो जो भाषणबाजी आई, वो जो बोलने का तरीका आया, बोलना सीखा मैंने, वो उस वक्त नर्चर कर दी गई। मुंबई गया तो लिखना समझ गया, क्रिएटिविटी क्या होती है, कैसे बोला जाता है, पता नहीं, सब पीछे पीछे हो रहा था, है ना। फिर आ गया एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जब आया तो कैसे अपनी बातों को प्रमोट किया जाता है वो सीख लिया, बैनर पोस्टर कैसे बनाए जाते हैं वो सीख लिया। तो देखिए कि जब बिहार मांगे रोजगार हमने किया तो उसमें A to Z, जब मिलियंस में व्यूज भी गए, लोगों ने प्रशंसा करी, हमने नीतीश कुमार का जो दूसरा मानव श्रृंखला था उसको फेल कर दिया था। कैसे? उस वक्त हमने यही मांग करी कि अगर आपको मानव श्रृंखला मतलब होता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हाथ जोड़ के ऐसे पूरे राज्य में लोग खड़े होंगे, पूरा सड़क भर जाएगा, जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा रिकॉर्ड होगा। एक बार उन्होंने किया था। तो हमने कहा कि भाई अगर श्रृंखला ही बनाने का इतना शौक है तो रोजगार श्रृंखला बनाइए, है ना। कपड़ा के उद्योग में इतना रोजगार, है ना, IT में इतना रोजगार, और इस तरह से बनाइए श्रृंखला कि यहां से 2 किलोमीटर तक कपड़ा में काम करने वाले लोगों की कतार है, और इसके लिए आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, लोग अपने स्वतः आ जाएंगे। तो रोजगार श्रृंखला बनाइए। लोगों को बात समझ में आई, लोग आए तो सड़क पर, श्रृंखला में खड़े भी हुए, लेकिन अलग श्रृंखला बना दी, रोजगार श्रृंखला। बिहार में मांगे रोजगार, इस तरह के पोस्टर बैनर के साथ में लोगों ने कविताएं लिखना शुरू कर दिया, बातें करना शुरू। आज देखेंगे बहुत सारे स्लोगन में मांगे का बढ़ गया है जी, बहुत सारे लोगों ने यूज किया। यूपी में भी स्लोगन भी चला ये कि सेकेंड टर्म जो योगी जी का था उसमें भी मांगे यूज किया गया, यूपी मांगे फिर से योगी सरकार। तो इस तरह की चीजें हुई। तो ये सब ऊपर वाले ने रचा। अब समझ आता है कि ये सब मुझसे क्यों करवा रहा था। तो ये सब एडवर्टाइजिंग में गया, चीजें की सीखी आपसे उनसे, वो सब काम आया। तो निर्माता तो वही है। चलिए समापन की ओर बढ़ते हैं और एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करते हैं। मेरे कुछ एक सवाल हैं जिनका आप बहुत संक्षिप्त जवाब तो आप कह रहे हैं रैपिडली आप मुझे फायर कीजिएगा। कीजिए। तो जल्दी जल्दी में से खत्म करते हैं। पहला सवाल है कि बिहार के अब तक के जितने मुख्यमंत्री बने उनमें से अब किनको ज्यादा बेहतर मानते हैं? मैं 3 ऑप्शंस आपको दे रहा हूं, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार या जीतन राम मांझी। नीतीश कुमार निसंदेह। कैसे? लालू प्रसाद यादव का जो काल था, फिर मतलब बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल करेंगे। अभी क्या है, देखिए हर किसी के समर्थक बहुत सारे लोग होते हैं। मैं तो कोई बड़ा नेता भी नहीं, लेकिन विचार तो है, वो मैंने भोगा है। जो वो दौर था, बिहार से पलायन का दौर था, डर का माहौल था। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स सब भाग रहे थे, जान बचा के भाग रहे थे। अपहरण हो रहा था, अपहरण उद्योग खूब फल फूल रहा था, तेजी से बढ़ रहा था। और देखिए एक बार ये आप कह सकते हैं कि अपराध तो सब जगह होता है, लेकिन एक छोटा सा वाकया बताता हूँ। एक डॉक्टर हैं, उन्होंने, अमित कुमार शायद नाम है, तो वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि उनके किसी परिचित की, नाम में मैं कंफर्म नहीं हूँ, और उनके किसी परिचित की गाड़ी चोरी हो गई। तो उनके परिचित ने इस डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब हमारी गाड़ी चोरी हो गई। तो फिर उनको डॉक्टर साहब को फोन आया मुख्यमंत्री आवास से कि डॉक्टर साहब आइए जरा, आपसे बात करनी है। तो डॉक्टर साहब गए उनके साथ, सुमित्र के साथ में, तो देखते हैं गाड़ी उनकी मुख्यमंत्री आवास में लगी हुई है। अच्छा। और कई सारे लोग मछली बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं इस तरह से, और बैठे हुए हैं। तो वही लोग चोर थे बेसिकली जो बैठे हुए थे, और गाड़ी लगी हुई है। तो लालू जी कहते हैं कि अपने लेकिन बड़न हो, कुछ दे देहिं जा, दे देहिं जा, मतलब ये अपने ही बच्चे हैं। अच्छा। इनको कुछ पैसा दे दो, गाड़ी दे देंगे। ओहो। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब यह होता है कि यह संचालन मुख्यमंत्री आवास से हुआ करता था।
और ये मैंने जिया है, ये हमने देखा है, हम्म। किसी की सुनी सुनाई नहीं। आज 40 प्लस उम्र है मेरी, तो हमने बखूबी देखा है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भविष्य के मुख्यमंत्री किनको देखना चाहते हैं, कि कौन बेहतर होंगे आपकी नजर में? वर्तमान में जो है सम्राट चौधरी, या तेजस्वी यादव, या चिराग पासवान? देखिए, मुझे चिराग से आशा थी कि वो और अच्छा करेंगे, लेकिन बीच में थोड़े ढीले पड़ गए हैं, पता नहीं क्या है। उनके सर्कमस्टांसेस वो बेहतर जाने, लेकिन कुछ है उनमें, एक्स फैक्टर तो है। अब निखारेंगे नहीं तो भाई उसमें हम क्या कह सकते हैं। और मेरे लिए तो वही मुख्यमंत्री बेहतर होगा जो बिहार को गौरव दिलाएगा। अब वो कौन होता है, वो हो सकता है कोई और चेहरा हो, कौन जाने। आखिरी सवाल, इस देश के शीर्ष नेतृत्व के रूप में आने वाले 5, 10, 15 सालों में आप किसे देखते हैं कि कौन बेहतर करेंगे? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, या योगी आदित्यनाथ? देखिए, अभी जब तक मोदी जी हैं उसमें कहीं कोई शक नहीं है। और जिस दिन मोदी जी का मन होगा, कोई वो उनको अपने बच्चे का करियर तो नहीं बनाना है, जैसे मान लीजिए मुझे तो बनाना है भाई, मेरा बेटा है तो वो उसको चाहूँगा कि सेटल्ड कर लें, है ना। मोदी जी को तो बनाना नहीं है। जिस दिन उनका मन होगा, बाबा बुलडोजर को संभालने दे देंगे कि संभालिए आप, अभी आप युवा हैं, वो युवा हैं, संभालेंगे और बेहतर संभालेंगे। अमित शाह का क्या होगा? अमित शाह भी संभाल रहे हैं, लेकिन देखिए क्या होता है कि कई सारे लोग इंपॉर्टेंट, हमारे साइंटिस्ट आज क्या देश संभाल नहीं रहे हैं, वो भी संभाल रहे हैं। और क्रिकेट टीम एक से थोड़े ना बनती है, लेकिन एक कैप्टन होता है। तो कैप्टन के रूप में योगी बाबा अगर हैं तो भाई आज देखिए लीजिए कि पूरा यूपी कैसे जय हो कर रहा है, पूरा विश्व में डंका बज रहा है। और त्यागी पुरुष अगर मतलब जिसका कोई कनेक्शन ना हो तो कैसे उसके ऊपर आप इल्जाम लगा सकेंगे? छोटे मोटे इल्जाम लगते हैं कि अरे वो कुर्ता बढ़िया पहनता है, उनके ऊपर, वो भी मोदी जी के ऊपर लगता है, योगी जी के ऊपर नहीं। मोदी जी के ऊपर लगता है कि इतने की सूट पहनता है, अरे सैलरी है उसकी, क्यों चिंता कर रहे हो। और योगी जी तो वो भी नहीं पहनते बेचारा, वही भगवा कपड़ा, पता नहीं 3 है कि 4 है, खाट पे सोते हैं और ठाठ से रहते हैं, और पूरा देश और पूरा जो राज्य है वहाँ के लोग जय हो कर रहे हैं। त्यागी, अगर योगी मिल जाए राजा जिसको कोई लालच ना हो, तो उससे ज्यादा क्या चाहिए? कितने में उनका गुजारा चल जाता होगा, सोचिए। तो पैसों का तो लालच है नहीं, और जब परिवार छोड़ दिया तो आपका मुंह देखकर वो क्यों बात करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा रंजय आपसे बात करके। मुझे भी आशा करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, और जो बिहार मांगे रोजगार का नारा आपने जो जनता को दिया है, बिहार के युवाओं को जो दिया है, और जिनके लिए आप खड़े रहते हैं, अनवरत कार्य करते हैं, ये आपकी जो मंशा है, ये जो आपका आंदोलन है, और आगे जाए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा भविष्य तो इसी में उज्जवल होगा कि जब हमारे बिहार में गुलमोहर होगा, जब बिहार गौरव प्राप्त करेगा, तो मेरा सीना भी, मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि जब मैं आंख बंद करूँ, अपना अंतिम सांस लूँ। देखिए 1 मिनट सिर्फ, आज ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से, पूर्वजों के, पिता के आशीर्वाद से, माता के आशीर्वाद से, दाल रोटी की दिक्कत नहीं है, और पूरा जीवन अच्छे से खाएंगे, और खाता इंसान दाल रोटी ही है। तो इस तरह का कोई लालच है नहीं। अब तो बस यही है कि मेरा बिहार फिर से गौरवान्वित हो जाए, हमारे 12 करोड़ लोग छाती ठोक के कह सके कि हाँ हम बिहारी हैं, चाहे जहां जाएं, जिस राज्य में रहें। आज जैसे कई बार लोग छुपा लेते हैं कि हम बिहार से हैं, ताकि प्रताड़ना ना करे कोई, लेकिन सीना ठोक के कह सके, वही मेरे लिए मेरी सफलता होगी। और जब आंख बंद करूं मैं, तो मुझे लगे कि वो गिलहरी ने जैसे योगदान दिया था, मैंने भी अपने राज्य के उन्नति में इतना सा। बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत शुभकामनाएं।
चलिए किसी एक और एपिसोड के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी और फिर किसी ऐसी शख्सियत के सात हम बेबाक बातचीत करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।